जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। जय श्री राम नितिन जी। सबको आवाज क्लियर आ रही है? लास्ट टाइम कुछ मैसेजेस आए थे कि ऑडियो में प्रॉब्लम था। जय श्री राम बालाजी जी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी ट्वीट्स के एक्सप्लेनेशंस लोगों को चाहिए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आज का, जो हमारी इकोनॉमिक्स की टीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेसिफिक, ये गवर्नमेंट के अंदर जितना वर्क हुआ है, इसमें हमें मानना पड़ेगा कि ना सिर्फ इकोनॉमिक्स टीम ने 2014 के बाद पूरा बैंकिंग रिवैम्प किया, बट बहुत सारे ग्लोबल अप्स एंड डाउन्स, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत सारी वर्ल्ड की इकोनॉमीज का फाउंडेशन उसमें डिस्टर्ब हो गया। स्पेसिफिक जब हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, जहां पे बार बार हमारी इकोनॉमिक्स टीम को सलाह दी गई कि आप भी करेंसी छाप के डिस्ट्रीब्यूट कर लेते कोविड में। बहुत सारे हमें बाहर से एडवाइजरी जो होती है, हमको टॉन्ट मारे गए, तुम तो गरीब देश हो, इतने लोग तुम्हारे भूखे रहते हैं, तुम कैसे मैनेज कर लोगे, करेंसी छापो। राइट, बार बार जो, क्योंकि पिछले 50 साल का जो पूरा इकोनॉमिक्स का थीम है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है कि करेंसी छाप लो। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम फेस होता है, करेंसी छाप लो तुम। तो पहली बार हमने एक ऐसी टीम देखी जिसको पहले तो सबसे पहले 2014 में ऐसी गवर्नमेंट मिली, अ, जो जीरो से बिगिन करना चाह रही है, या एटलीस्ट वो गट्स रखती है कि अगर रीडिफाइन करना है कुछ स्ट्रक्चर, तो मोदी जी ने गो अहेड दिया उसके लिए कि हाँ चलो, लेट्स बिगिन इट फ्रेश। क्योंकि ऐसा गट्स इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद किसी पॉलिटिकल लीडर का होना, कि अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और स्ट्रक्चर को ये बोले कि मैं किसी को नहीं निकालने वाला, ना किसी को मैं ट्रांसफर देने वाला हूं, आप कोई भाग नहीं सकते, और मुझे डिलीवर करके देना होगा आपको। तो वो जो एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस उनको आया 2014 के मैंडेट की वजह से, जिसकी वजह से ये फाउंडेशनल चेंजेस वो कर पाए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप देखोगे कि 4-5, ये चौथा टर्म भी इसके बाद लेंगे मोदी जी सर्टेनली, तो चौथा टर्म भी जब कंप्लीट होगा, उसके बाद शायद सबको पता लगेगा कि कितना इंट्रिकेट प्लानिंग के साथ। और पहली बार हमने ये भी देखा, मैंने स्पेसिफिक आज के थंबनेल में संजीव सान्याल और जो आरबीआई के हमारे गवर्नर जो अभी रिटायर हुए, शक्तिकांता दास, इन दोनों की पिक्स मैंने डाली थंबनेल में। क्यों डाली है? क्योंकि पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि दूसरे सारे डोमेन में इकोनॉमिक सेंस परकोलेट हुआ है। मतलब पहले भी ये सरकारें चली, पहले भी एचआर मिनिस्ट्री थी, पहले भी फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, पहले भी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, राइट, पहले भी वुमेन एंड चाइल्ड एजुकेशन, ये सब था, पहले भी था, पहले की सरकारों में भी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं या उनके नीचे के स्टाफ है जो दूसरी मिनिस्ट्रीज में है, वो लोग भी थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स बोलना शुरू कर दिए। जैसे अगर आप जयशंकर जी का अगर स्पीच सुनोगे, जितनी इतनी सारी उन्होंने स्पीचेस दी है पिछले उनके टर्म में, तो जयशंकर जी के स्पीचेस में भी अब इकोनॉमिक्स आपको सुनने को मिलता है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है इकोनॉमिक्स टीम का, कि आपने इतनी अच्छी बॉन्डिंग रखी है दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ, कि आप कर पाते हो इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन, जहां पे दूसरी मिनिस्ट्रीज जो अपने डिसीजंस ले रही है, उसमें इकोनॉमिक्स का क्या बेस का इस्तेमाल हुआ या थॉट प्रोसेस का, उसके बारे में भी आप बोल पाते हो। तो बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हुए इकोनॉमिक्स टीम ने काम किया है, और बहुत ही अच्छा काम किया। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि 2014 में जो पूरा बैंकिंग का मैस उनको पकड़ा के चले गए थे, यूपीए 2 वाले जो करप्शन के जो लीडर्स थे,
पूरा बैंकिंग का मैस ऐसा करके दे के गए थे कि सब कुछ आपका चौपट हो चुका था। इनफैक्ट बैंकिंग तो पूरा ही स्पेशली वो जो आरआरआर जो रघुराम राजन वाला जो है, वो तो इस प्रकार से लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करके गया था, लाइसेंस और लोन्स, कि किस प्रकार के हाई एनपीएस रहते थे आपको भी पता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि एमए इन हिस्ट्री वाला आरबीआई गवर्नर प्रूव करके गया कि कोर इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखने वाले से बेटर वो आरबीआई को हैंडल कर सकते हैं। और उसमें पूरी इकोनॉमिक्स टीम का कंट्रीब्यूशन सर्टेनली होगा, क्योंकि संजीव सान्याल और जितने भी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी के मेंबर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन सबके इनपुट्स रहे ही होंगे। और स्पेशली विवेक देबरॉय जी जो अब नहीं रहे, उनका तो बहुत ही एक धार्मिक एंगल रहता है इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो पूरी परकोलेट की, और उस वजह से ना सिर्फ हमने कोविड को अच्छे से मैनेज किया, 100 प्लस कंट्रीज की हमने जीवन बचाए बिना ये बोले कि हम डेड बॉडीज के ऊपर प्रॉफिट करेंगे। वरना कोई और देश होता तो पूरा बाकी सारे देशों का एक्सप्लॉइटेशन करता वैक्सीन के लिए। लेकिन भारत ने ये नहीं किया, हमने डेड बॉडीज पे प्रॉफिट करना नहीं सही समझा। तो ना सिर्फ हमने हमारी इकोनॉमी संभाली, हमने बाकी सारे कंट्रीज के भी बहुत सारे लोगों के जीवन बचाए। ना सिर्फ ये, हमने गलत मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी नहीं डाली, ना उतना इन्फ्लेशन रेंज के बाहर गया, ये जो शक्तिकांता दास का जो पूरा टर्म रहा उसमें। और हमने एफडीआई और उसको भी अच्छे से हैंडल करा है। तो आई थिंक क्रेडिट जाता है वेयर इट इज ड्यू। तो आप बहुत कम ही पाओगे कि मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन सच में मानना पड़ेगा जिस प्रकार से परफॉर्मेंस हुआ है। ना सिर्फ उन्होंने कोविड वाला टर्म पूरा नेविगेट करा, उन्होंने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे एनर्जी प्राइसेस आपको पता ही है किस प्रकार से फ्लक्चुएट हुए, जहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री काम आ गया कि भाई रशियन ऑयल तो हम खरीदेंगे। तो उसके पीछे का गणित भी जो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स टीम ने भी वर्क किया होगा उसके ऊपर कि क्या बेनिफिट हो सकता है ये फॉरेन पॉलिसी स्टैंड का। तो वो कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा रहा। और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अलावा भी जो वेस्ट एशिया में हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं दूसरा वाला, उस सबको नेविगेट करते हुए मॉनेटरी और फिस्कल बैलेंस पॉलिसीज को बैलेंस करते हुए चले हैं। तो अनडाउटेडली मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट आरबीआई गवर्नर्स, इसीलिए मैंने वो टाइटल भी दिया। तो जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपका हिस्ट्री का बैकग्राउंड इतना अच्छा है तो आप इकोनॉमिक पॉलिसीज में समझ पाते हैं कि किस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट आएगा, कहाँ से क्या रिएक्शन आने वाला है। और उस हिसाब से मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं उस रोल में, स्पेशली पूरी टीम जब कोऑर्डिनेट करके काम करती है। तो आई थिंक मनीलाल नागड़ा जी जय जिनेंद्र बोल रहे हैं, जय श्री राम, जय जिनेंद्र। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स पे परफॉर्म हुआ है। और मैं तो मानता हूँ अच्छा उनको एक्सटेंशन भी मिला था, आई गेस। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे सीजेआई चंद्रचूड़ है बिल्कुल वैसे ये शक्तिकांता दास जो है, ये जो इतने एक्सपीरियंस वाले जो एसेट्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ रोल तो मिलना ही चाहिए जो आगे के कंट्री के रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर इनपुट्स देने के लिए कम से कम। सो आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि इनको भले रिटायर कर दिया गया हो लेकिन कुछ ना कुछ रोल तो आगे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, दूसरा, मैं पूरे मुझे बार-बार जो ट्विटर पे भी पिंग आते रहते हैं और एक चीज़ जो मैंने कॉमन नोटिस करी उस पर मुझे क्लैरिफिकेशन देना है। बार-बार मैंने ये सुना कि जयशंकर जी का सन यूएस में है और अजित डोवल जी का सन भी यूएस में है या किसी रोल में है व्हाटएवर। और फिर उनका कुछ तार जोड़ा गया कि कुछ डीप स्टेट के एंटिटीज के साथ कुछ कनेक्शन है या उनके साथ कुछ डीलिंग्स हुई है या इनडायरेक्टली कुछ पेमेंट्स मिली है। ऐसी एंटिटीज में उन्होंने काम किया है जहाँ पे डीप स्टेट की कंपनीज फंडिंग करती है या कंट्रीब्यूट करती है। तो ये बार-बार मुझे पूछा जाता है क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि वेस्टर्न इकोनॉमीज का कोलैप्स होने वाला है। तो बार-बार ये कमेंट आती है, अच्छा जयशंकर जी के तो खुद के सन वहाँ पे, डोवल जी के खुद के सन वहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लो, जो भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या फॉरेन मिनिस्टर या जो भी ऐसे बड़े होद्दे पे होते हैं जिनकी पोजीशन इतनी बड़ी होती है उस लेवल की, उनके फैमिली मेंबर्स आप और मेरे तरह नॉर्मल फैमिली मेंबर्स नहीं होते, ठीक है? तो अगर वो कहीं पे डिप्लॉयड है किसी फॉरेन कंट्री में या किसी किसी एंटिटी के साथ उनका वर्क चल रहा है, तो इतना आप मान के चले कि कुछ नेशनल इंटरेस्ट वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर वो डिप्लॉयड है। तो उनको कुछ लेना-देना नहीं है कि अमेरिकन इकोनॉमी गिरेगी, अच्छी होगी, बेहतर होगी, क्या है? दैट इज़ नन ऑफ देयर कंसर्न। जो कंसर्न आपका और मेरा नॉर्मल सिटिज़न्स का होता है कि अच्छा हम अमेरिका जाएँगे तो हमारे साथ अच्छा वो इकोनॉमी गिर जाएगी, मेरे पास डॉलर है। ऐसे कंसर्न्स उनकी लाइफ में नहीं होते। उनकी लाइफ में नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स के साथ कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंकेज होता है उनका। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे पहले भी आया और ये क्वेश्चन प्रधानमंत्री जी पे भी आया। कुछ एसीवाईपीएल करके कोई संस्था का क्वेश्चन था जो आप कोई भी यूज़र भेजता रहता है मुझे कि प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से ट्रेनिंग ली है तो प्रधानमंत्री जी भी डीप स्टेट के एलिमेंट है और उनकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे नहीं होता है, ठीक है? कल भी मैं देख रहा था इकोनॉमिक एडवाइजरी के और एक मेंबर शमिका रवि uh, वेरी इंटेलिजेंट इकोनॉमिक्स के आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट थिंकर्स तो उनको टारगेट किया गया बोला गया कि फोर्ड फाउंडेशन क्या क्या नाम था ओसीसीआरपी जो जॉर्ज सोरोस वाला है और तीसरा तीन का नाम था और बोला गया कि उनको जो पेमेंट हो रही थी किसी इंस्टीट्यूशन के जरिए वो इनडायरेक्ट वहां से भी फंडिंग हो रही थी तो सबसे पहले एक बात समझ लो बहुत क्लियरली कि वो प्रधानमंत्री जी भी बिल गेट्स के बाजू में बैठते हैं बिल गेट्स को इनवाइट करते हैं उनसे बात भी करते हैं और बैठते भी हैं ओके तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी की ट्रेनिंग का बात क्लियर कर लूं तो अभी जो है अन्नामलाई भी जाके आए हैं यूके में किसी कुछ ट्रेनिंग का कोर्स करके जो भी है जो भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन होगा तो क्या वो उनको खरीद लिया गया ऐसे नहीं होता है इस प्रकार के लॉजिक नहीं होते हैं तो अगर कोई ऐसी बातें फैला रहा है तो आप बचें इनसे दूसरा शमिका रवि जी का जो बात किया उसमें भी मैं बता दूं कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रोल में थी किसी इंस्टीट्यूशन में और उस इंस्टीट्यूशन को फंडिंग हो रही थी ठीक है तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि अब वो उनके लिए काम कर ऐसे नहीं होता है आपको किसी भी इंडिविजुअल का बॉडी ऑफ वर्क आप खुद एनालाइज करो कि अगर क्या आपको लग रहा है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज के वाली इनपुट्स क्या उनकी वॉइस या बॉडी लैंग्वेज से या उनके आउटपुट से ऐसा वर्क के आउटकम से ऐसा लगता है आपको कि देश के विरुद्ध काम करेंगे तो ऐसे नहीं होता है दूसरा आपको ये जितने भी ये लोग जो हैं डीप स्टेट या उसके टूल किट्स एक बात ये भी समझो कि पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वेस्टर्न टेम्पलेट से बना है सारी इंटरनेशनल बॉडीज का और आपके भी जितने बिजनेसेस हैं कंपनीज हैं उनको उनके साथ क्योंकि भारत की बाहर की ज्योग्राफी में भी ऑपरेट करना है उन्हें तो ऑब्वियसली उनको उनको मैनेज करके चलना है तो उसमें ना सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सचेंज हो रहा होगा बहुत कुछ एक्सचेंज हो रहा होगा तो इसका मतलब ये प्रूव नहीं हो जाता कि एंटी नेशनल ही होंगे वो पर्सन ठीक है दूसरा अगर प्रधानमंत्री जी की टीम में है किसी भी रोल में तो सब चीज का जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्लियरेंस होता है वो पर्सन का पूरा प्रोफाइल पूरा प्रोब किया गया होगा डिस्कस हुआ होगा उसके बाद फाइनल हुआ होगा ऐसा नहीं है कि ऐसे डायरेक्ट कोई भी पोजीशन दे दिया किसी को भी राइट तो अगर आप इस प्रकार की जो अफवाहें चला रहे हैं जो लोग उनसे बचें क्योंकि आप परफॉर्मेंस पे जाएं कि पिछले 10-15 साल में आपने 2014 के बाद जो टर्म देखा है प्रधानमंत्री जी का उसमें राष्ट्र का अच्छा होते हुए देखा है या बुरा होते हुए देखा है ये आप नोट करें दूसरा मैं बहुत सारे क्रिटिसिज्म निर्मला जी के बारे में भी सुनता हूं कि देखें नहीं है परफॉर्मेंस अच्छा ये वो देखिए वो मिनिस्टर तो वो पोजीशन ही ऐसी है कि जो टैक्सेशन पे वर्क करता है वो पर्सन किसी को पसंद आएगा ही क्यों वो आ ही नहीं सकता किसी को पसंद
क्योंकि एक जेब में से पैसे निकालने हैं, दूसरे जेब में पैसे देने हैं। तो वो पर्सन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबको अच्छा लगेगा वो पर्सन, वो पोज़ीशन पे कोई भी हो, ठीक? तो और वैसे भी बहुत सारी टैक्स की चोरी आपको पता ही है कि स खाली सैलरीड जो हैं उनको क्लीन टैक्स भरना पड़ता है बिकॉज़ अमाउंट आती है वहीं से कट जा रहा है, ठीक है? वरना वो भी नहीं भरते थे, ठीक है? तो ये पकड़ के चलो कि उस पोज़ीशन में तो कोई पर्सन पसंद आने ही नहीं वाला, जो टैक्सेशन या टैक्स रेट्स पे बात करता है या उस पर वर्क करता है। तो समझ सकते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स टीम ने बहुत ही बैलेंस करते हुए ये 10 साल तो एटलीस्ट अच्छा-सा परफ़ॉर्म किया है। और ये पता नहीं ऐसे गवर्नर तो वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे मुझे कि नए गवर्नर कैसे हैं? तो इतना मैं कह सकता हूँ कि क्यों वो आई थिंक सेक्रेटरी रोल में थे किसी, फाइनेंस सेक्रेटरी समथिंग, तो उसी में से वो गवर्नर बने हैं वहाँ से अपॉइंट होके, वो रोल में से निकल के। तो आई थिंक मतलब अगर उस रोल में पुराने रोल में जो थे, तो अच्छे खासे टर्म के लिए उनको ऑब्ज़र्व किया होगा, उनका आउटकम एसेस किया गया होगा, उसके बाद उनको गवर्नर बनाया है। तो आई थिंक सेफ होना चाहिए। और आगे जाते हुए हमें ये देखना है कि जिस प्रकार का ग्लोबल टर्न डाउन होने वाला है, डी-ग्लोबलाइज़ेशन जो आगे बढ़ने वाला है प्रेज़िडेंट ट्रम्प के आते ही, उसमें वो कैसे मैनेज करते हैं। टफ जॉब, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स, क्योंकि सबसे बड़ा तो जो प्रेशर झेला शक्तिकांता दास ने कि बिटकॉइन और क्रिप्टोस को अप्रूव नहीं किया, सिटीज़न्स को उसके हत्थे नहीं चढ़ने दिया। कितना फॉरेन प्रेशर उन्होंने झेला होगा, आप सोच के देखो। हांगकांग ने अप्रूव किया है, यूएई ने अप्रूव किया है, भूटान ने लेके रखा है, रशिया ने भी अप्रूव कर लिया है, अब ईरान भी बात कर रहा है। तो कितना ग्लोबल मार्केट फोर्सेस और डीप स्टेट का प्रेशर रहा होगा, उसके बावजूद एक भी सिटीजन को उन्होंने क्रिप्टोज में या एक भी स्टेटमेंट या इंडिकेटर ऐसा नहीं दिया कि हाँ, हाँ, आप जाके ले लो क्रिप्टोज या ये करेंसी बन सकती है। ऐसा कभी भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। तो मानना पड़ेगा कि उनका अ, उन्होंने वो और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ तो है ही पीछे प्रधानमंत्री जी की, कि वो इस प्रकार की पोज़ीशंस भी ले पाते हैं इन दैट पोज़ीशन। तो दिस इज़ व्हाट आई हैड टू टेल, क्योंकि बार-बार ये सिमिलर क्वेश्चन्स आते हैं। अच्छा, ये टीम वाला वहाँ भी था, ऐसे इंटर्नशिप करा है, बाहर से पैसे मिले हैं। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मैंने देखा है कि बहुत सारी वेस्टर्न जो कंपनीज हैं और डीप स्टेट के एलिमेंट्स, टूल किट्स के एलिमेंट्स फंडिंग कराते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में, और उनका आउटकम्स ऑब्वियसली वो लोग फिक्स करके रखते हैं, इसलिए फंडिंग करते हैं कि ऐसा प्रमोट किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोजेक्ट्स पे जो वर्क कर रहा है वो सारे पर्सन ही ऐसे होंगे, सबके सब, ऐसे नहीं होता है। ठीक है? तो किसी भी इंडिविजुअल को आप असेस करो, तो उसके खुद के परफॉर्मेंस पे करो। वो जो बोल रहा है उसके ऊपर आप असेस करके देखो, राइट? सो डोंट गो फॉर कि ट्विटर पे क्या चल रहा है, कोई किसी को बैश कर रहा है तो आपने मान लिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक? दूसरा, लेट्स गो फॉर जितना भी ट्वीट्स का एक्सप्लेनेशन देना है वो कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन। हम्म तो सबसे पहले ये जो मैंने अभी लेटेस्ट ट्वीट करी है, प्रधानमंत्री जी कपूर फैमिली के साथ बैठे हैं इसमें, इस वीडियो में, और उनको बता रहे हैं कि आज फिर सुबह हुई है। ये स्टेटमेंट, कुछ वो स्टोरी बता रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली और अडवाणी जी वाली, कि इलेक्शन हार गए तो फिर मूवी देखने गए और मूवी में ये स्टेटमेंट था कि आज फिर सुबह होगी। तो प्रधानमंत्री जी यही उनको सुना रहे हैं कपूर फैमिली को, कि आज फिर सुबह हुई। तो मैंने लिखा है, वो मैसेज दे रहे हैं कि अब आप हार चुके हो, जितना भी जिहादी वुड गंदगी आपने फैलाना था, अब हार मान लो और फिर आपकी भी फिर सुबह हो जाएगी, राइट? तो ये समझना है हमें कि बॉलीवुड को सुधरना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी बोलो। अम, आज हमारी इकोनॉमिक पोजीशन ये है कि हमारी बैंक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक्स में मानी जाती है, और ये ऑफिशियली आएगा भी। मेन स्ट्रीम न्यूज़ में भी आएगा, वेस्ट में भी आएगा कि इंडिया की बैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है।
और उसके लिए पूरी इकोनॉमिक्स टीम का ना सिर्फ ये प्रधानमंत्री जी ने जो डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन लेके वो जो लीच की तरह जो पैरासाइट्स की तरह इंडियन इकोनॉमी को खा रहे थे अ, ये सारे छोटे देश नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारी नकली करेंसी छाप के हमारे ऊपर बर्डन डाल के जो जी रहे थे, ये देशों को डिमोनेटाइज करके भिखारी बनाने का काम जो प्रधानमंत्री ने किया कि भाई तुम ये करेंसी ऐसे नकली नहीं छाप सकते, मांगने हैं तो सीधी तरह कटोरा लेके आओ और मांग के लेके जाओ और फिर हम कंडीशंस देते हैं कि क्या कैसे मिलेगा कटोरा कैसे भरेंगे हम। तो आई थिंक इसमें बहुत मेस क्लीन हो गया डिमोनेटाइजेशन की वजह से। और दूसरा जो एनपीएज और जिस प्रकार के एक्शंस लिए गए पुराने लॉज को हटाने से लेके जो नट बोल्ट रिफॉर्म्स जो संजीव सान्याल अपनी स्पीचेस में बताते ही हैं प्रोसेस रिफॉर्म्स। क्योंकि हम नहीं मानते इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी की तरह हथौड़ा लेके शुरू हो जाओ रिफॉर्म करने के लिए। हम तो स्टेबल फेज वाइज रिफॉर्म्स में मानते हैं। तो बड़ा ही साइलेंटली इकोनॉमिक्स टीम ने इसके ऊपर वर्क किया जिसका नतीजा हम आज देखते हैं इकोनॉमी में कि बाहर भले कुछ भी चल रहा है गड़बड़, उतना इम्पैक्ट हमें नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक। तो ये जो एक एलेजेंड्रो करके इनका ट्वीट है जो बता रहे हैं कि यूएस एड का जो टूल है टूल किट की तरह इस्तेमाल होता है हर जगह हर कंट्री में इंटरफियरेंस करने को। और वो पेंटागन बैक्ड सेंसरशिप से लेके सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं बेसिकली कोवर्ट ऑपरेशंस इन अदर कंट्रीज। तो इस पर मैंने ट्वीट किया है कि अमेरिका को ये कन्विंस कर लिया उन्होंने खुद को अमेरिकन्स ने कि वॉर मतलब बाकी हर जगह युद्ध और इंटरनल साबोटाज मतलब दूसरे देशों को नुकसान पहुंचा के ही उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा। ये इन्होंने इंटरनलाइज कर लिया था इतने सेंचुरीज से एटलीस्ट 100+ ईयर्स। ओके। और इस जो इंटरनलाइज किया उन्होंने उसमें उनको समझ में आई कि स्टेट डिपार्टमेंट और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को हैंड इन हैंड वर्क करना पड़ेगा ये नतीजा पाने के लिए हर जगह वॉर और इंटरनल साबोटाज कराने के लिए। तो ही अमेरिकन ये रिच लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे देशों में उन्होंने इस प्रकार के इंटरफेरेंसेस किए पपेट रिजिम बिठाए कलर रेवोल्यूशन यूक्रेन का हो या अरब स्प्रिंग हो ये सब उन्होंने कराया। इसलिए उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इतना अच्छा पार्टनरशिप डिजाइन करके रखा है पिछले एटलीस्ट 100 इयर्स+ से। ठीक। लेकिन इस बार पहली बार उनको समझ में आ रहा है कि 36 ट्रिलियन का डेट इकट्ठा हो चुका है और अब ज्यादा वॉर चलेंगे या ज्यादा वॉर इनिशिएट करेंगे तो ये कर्जा बढ़ते ही जाने वाला है ये सॉल्व नहीं होने वाला है। तो अगर कर्जा सॉल्व करना है कर्जे का प्रॉब्लम तो वर्ल्ड का पूरा फाइनेंशियल रीसेट कराने के अलावा और कोई ऑप्शन उन्हें दिखाई नहीं देता। इसीलिए सबको क्रिप्टोज और बिटकॉइन में डी डॉलराइज कराने की कोशिश चल रही है। लेकिन ये कब तक आप पूरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल रीसेट करते रहोगे? कभी तो कभी तो आपको सीखना पड़ेगा ना कि पैसे कैसे कमाने हैं बिना किसी को डैमेज किए। ये सीखना तो पड़ेगा ना। अब 500 साल हो चुके हैं सारे पूरे वेस्टर्न कलेक्टिव को। अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा है पैसे कैसे कमाने हैं बिना किसी को परेशान किए। तो भारत का एंशिएंट इकोनॉमिक मॉडल जो एग्जांपल है सबके लिए कि 1700-1800 सालों से 27% वर्ल्ड जीडीपी को दे रहा था बिना इंग्लिश लैंग्वेज के बिना किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय किए किसी कॉन्टिनेंट में जाके कब्जा किए बिना रिजर्व करेंसी स्टेटस के। राइट। बिना ये तीनों के हम 27% वर्ल्ड जीडीपी को दे रहे थे। तो सबको भारतीय धर्म को बेस बना के इकोनॉमिक मॉडल उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। ये अब्राहमिक मॉडल इकोनॉमिक मॉडल से नहीं चलेगा वरना आप करते ही रहोगे ऐसा। हर जगह वॉर किया उसके रिसोर्सेज लूट लिए ये आपका एक सिस्टम बन चुका है फॉर्मूला अपना इकोनॉमी चलाने का। इसीलिए वॉर इकोनॉमी बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये ट्वीट आया है। क्या बोल रहे हैं? कोई भी पर्सन या कंपनी $1 बिलियन लेके अमेरिका आते हैं कोई भी पर्सन या कंपनी $1 बिलियन लेके आओ या उससे ज्यादा अमेरिका में
तो आपको हम सारे अप्रूवल दे देंगे। ऑब्वियसली सिटीजनशिप तो उसमें लिखने की भी जरूरत नहीं, मिल ही जाएगी। सारे अप्रूवल दे देंगे, तुमको जितना पोल्यूशन करना है कर लो तुम। एनवायरमेंटल अप्रूवल मिल जाएंगे तुमको इमीडिएट। ठीक है। तो हम तो, हमारे तो कान तरस गए ये सुनने के लिए, क्योंकि ये चूरन जो सबको बेचा गया पूरे वर्ल्ड को कि तुम एक्सपोर्ट करोगे तो ही तुम पैसे वाले बनोगे, अब ये चूरन इनकी लेने की बारी आई है खुद की। तो अब ये अमेरिका में क्लाइमेट पोल्यूट करने को तैयार है, लेबर को अब्यूज करेंगे। जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है कि बहुत जल्द, ये मैंने 2 साल पहले का प्रेडिक्शन दिया हुआ है, उसकी ट्वीट भी जब हो जाएगा तब निकाल लूंगा, मैं डेट स्टैम्प के साथ डालूंगा, कि चाइना के ऊपर लेबर एब्यूज के इन्होंने जितने एलिगेशन डाले हैं, ये सारे रिपोर्ट्स ऑनलाइन गायब हो जाएंगे, क्योंकि अब इनकी खुद की ये करने की बारी आई है। समझ रहे हो? तो क्लाइमेट चेंज पे दूसरी कंट्रीज पे बहुत इन्होंने रिपोर्ट्स निकाले, सबको बहुत मॉरल साइंस के लेक्चर्स दिए। ये कभी नहीं बताया कि डॉलर की परचेसिंग पावर की वजह से ये तय करते थे कि कौन सी सिटी और कौन सी कंट्री पोल्यूट होगी, क्योंकि वहां से सामान ये लोग खरीदते हैं डॉलर का इस्तेमाल करके, वो कंट्री को पोल्यूट करा के खुद अच्छे क्लाइमेट में रह के फिर ऊपर से उनको लेक्चर देते हैं कि देखो तुम वर्ल्ड को पोल्यूट कर रहे हो। तो ये जितनी भी बदमाशी और मॉरल साइंस के लेसन जो इनके चलते थे, वो लेसन भी बंद हो जाएंगे, ये रिपोर्ट भी गायब हो जाएंगे जो चाइना के ऊपर इन्होंने बनाए होंगे, चाइल्ड लेबर और एब्यूज वाले, क्लाइमेट वाले और ये सब। तो अब इनकी बारी आई है, अब ये अपना क्लाइमेट पोल्यूट करें, अपना लेबर का एब्यूज करें। मतलब वो जो मिनिमम वेज वाला लॉ बना के बैठे हैं, वो भी इनको निकालना पड़ेगा। ओके, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। दूसरा, खुद के अब नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की बारी आई है। ठीक है, बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन। तो अब डॉलर को उतना नीचे ले जाना पड़ेगा कि मेड इन यूएस प्रोडक्ट उस प्राइस पॉइंट पे आ पाएगा जहां पे ब्रिक्स उनको परचेस कर पाए, मेड इन अमेरिका, मेड इन कनाडा, मेड इन जर्मनी, मेड इन फ्रांस प्रोडक्ट्स। ठीक है, उतना डॉलर को नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो ये ट्रंप की टीम को इसके लिए रेडी रहना चाहिए। यही मांग थी ब्रिक्स प्लस की, और क्या मांग रहे थे हम यही तो मांग रहे थे। हम बैठे बैठे यहाँ पे हमारा दिमाग कोलोनाइज करके एक्सपोर्ट क्वालिटी चिपका के हम गंदा सामान खाएं और आपको जो अच्छा वाला है वो दे दें, क्योंकि आपके पास डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस है, आप करेंसी छाप के यहाँ से ले जाते हो। और फिर जो आपकी अच्छी चीजें हैं वो तो किसी को नहीं देते, आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। और इनफैक्ट मुझे पता है, अगर मतलब यहाँ वेस्ट का अगर कोई भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है तो बेचना तो बहुत दूर की बात, एक तो पहले ही करेंसी का डिफरेंस ऐसा है कि आप परचेस कर ही नहीं सकते, यहाँ के लोग तो एशियंस तो कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई कर भी सकता है, सपोज समाज का रिच वर्ग एशिया का, तो उसको वहां जाके कंज्यूम करना पड़ता है। वहां जाओ स्पेशल उसके, मतलब सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लेने, चखने के लिए या लेने के लिए वहां तक जाना पड़ता है, और हम यहाँ से पैक कर करके भेजते हैं इनको, और फिर खुद गंदा खाते हैं हम। तो ये अब रिवर्स करने का अभी टाइम आ चुका है। डॉलर को इनको डीवैल्यू करना चाहिए, प्रोडक्ट्स बनाओ और बाकी के वर्ल्ड को दो, और फिर रियल प्रोडक्ट्स लो। राइट, दैट शुड बी द प्रोसेस। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तक तो जो भी बोल रहे हैं उस हिसाब से उसी डायरेक्शन में जा रहा है, डी डॉलराइजेशन वाला। और कल भी मैं सुन रहा था उनके 2 और टॉक्स जो मीडिया में हुए, उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि वो चाहते हैं कि एलाइज जितने भी है वो मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स परचेस करना शुरू करें। वैसे मैं बता दूं, कोई मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स है ही नहीं। मतलब उस मतलब चाइना को कॉम्पीट करने वाला तो कुछ है ही नहीं उनके पास। लेकिन वो बोल रहे हैं मतलब डॉलर को डिवैल्यू करके प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो बॉट्स का इस्तेमाल करे या जो भी करके दे, ऑटोमेशन करके दे, जैसे भी करके दे, लेकिन डॉलर की वैल्यू नीचे ले जाएंगे तब भी जाके बाकी का कंट्रीज मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट परचेस कर पाएगा। ये तो सिंपल अरिथमेटिक है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लेट्स सी कैसे जाता है। दूसरा, राजनाथ सिंह जी जो हैं व्लादिमीर पुतिन को मिले हैं, और इस पर मैंने प्रेडिक्शन दिया है कि 2026 तक रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगी कि अमेरिका के बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं
एक के बाद एक रिपोर्ट में कितना आएगा वो तो तभी पता लगेगा कि एक का न्यूज़ बनता है या 10 का बनता है न्यूज़, आई डोंट नो। लेकिन 2026 के आसपास मुझे लगता है, ये प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे इस ट्वीट में, कि बहुत सारे अमेरिकन डिफेंस वाले साइंटिस्ट रशिया में दे रहे होंगे इंटरव्यू। सबसे पहला रीजन इसका कि एशिया की करेंसीज थोड़ी-थोड़ी अप्रिशिएट होना शुरू हो चुकी होंगी। दूसरा, जिस प्रकार से गवर्नमेंट स्पेंडिंग इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी काटना चाह रहे हैं, ऑलरेडी दिख रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल दिया है कि खाली धमकी देने के लिए अभी बोला है कि मैं नाटो से निकल जाऊंगा अगर अगर तुम लोग भी खर्च मेरे जितना नहीं करते यार, एटलीस्ट कंट्रीब्यूट ज्यादा करना शुरू कर दो, वरना मैं नाटो से निकल जाऊंगा। आई थिंक ये धमकी उन्होंने पहले बार भी दी थी लेकिन किया नहीं था। लेकिन पैसे तो ये एलाइज से अब निकलवाएंगे, क्योंकि अब इनके इनकी छपने प्रिंटिंग जो मशीन है डॉलर की, वो अब डी डॉलराइजेशन के चलते अब इस प्रकार से प्रिंटिंग नहीं हो सकती। तो ये तो तय है कि इनका डिफेंस बजट कटने वाला है अमेरिका का। ठीक है? तो ये सारे एंगल्स को देखते हुए ये मैंने 2026 का प्रेडिक्शन दिया है। क्योंकि 2 ही क्लियर रास्ता है, या तो आप इंडिया के साथ डिफेंस डील्स करोगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे और जॉइंट प्रोडक्शन शुरू करोगे, या फिर आपके एक्सपर्ट्स रशिया जाएंगे और फिर वो टेक्नोलॉजी वहां से यहाँ आएगी। कैसे भी करके टेक्नोलॉजी भारत तो आनी ही है, चाहे मॉस्को जाके आए या डायरेक्ट तुम डील करके दे दो हमें, आनी तो भारत ही है। ठीक है? तो दोनों चीज होंगी। कुछ वेस्टर्न कंपनीज भारत में बेस बना के टेक ट्रांसफर भी करेगी हमारे टर्म्स पे, आर्म्स का प्रोडक्शन भी करेंगे, और कुछ कंपनीज, कुछ एम्प्लॉइज जो हैं अमेरिका के वो वहां भी जाएंगे रशिया। ठीक है? दूसरा, ट्रंप ने जो है हरमीत धिल्लोन, जो उसको जो है असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बनाया है सिविल राइट्स का, और ये वो है जो भारत को खालिस्तान के ऊपर मॉरल साइंस के लेक्चर देती हैं। राइट? तो इस पर मैंने प्रेडिक्शन दिया है ये अपॉइंटमेंट के चलते, कि ट्रंप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करेंगे। लेट्स सी। इस अपॉइंटमेंट के चलते मैंने ये प्रेडिक्शन दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि गाली कम खाने को पड़े किसी वाइट को, तो इन्होंने ब्राउन को लिया है, और वो भी इंडियन को ही, क्योंकि पिछले 1 साल से ये चल ही रहा है, जहां जहां कंट्रोवर्शियल कुछ भी करना रहता है तो एनआरआईज को हायर करना ये लोग शुरू कर देते हैं उस पोजीशन में, या एनआरआईज को को ऑथर बना के वैसे रिपोर्ट्स बनाते हैं या आर्टिकल्स निकलवाते हैं। ठीक। दूसरा, कल ये जो अतुल सुभाष वाला बहुत वायरल हुआ, जिसको फेक केसेस के चलते इतनी प्रताड़ना हुई कि उसको सुसाइड करना पड़ा, उस पर सोशल मीडिया में बहुत, कल ये जो उन्होंने लास्ट वीडियो रहे हैं कि केसेस का इस्तेमाल होता है, हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स को हैरेसमेंट से लेके इतना टॉर्चर किया जाता है कि वकील और पुलिस की चार्टर सी बन गई है का इस्तेमाल करके पैसे ऐंठने की। उस पर कल पूरा सोशल मीडिया जो है काफी प्रेशर लेके आया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान भी दिया है, कुछ कमेंट्स करी है। तो मैं तो कल ही बता दिया था कि होने ही वाले, वैसे ही होने वाले थे चेंजेस, क्योंकि ये तो चल ही कैसे सकता है जिस प्रकार से चल रहा था। तो मेरा ये मानना है, मैंने खाली मेरा अंडरस्टैंडिंग रखा है। पहले तो मोस्ट ऑफ द केसेस, जितने भी डिवोर्स के केसेस होते हैं, मोस्टली वुमेन या उनकी फैमिली से इनिशिएट होता है, मोस्ट मोस्ट ऑफ इट, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ इट। ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि कॉम्पनसेशन, जहां तक मॉनेटरी कॉम्पनसेशन की बात हो रही है, मैं ये बोल ही नहीं रहा कि कौन फॉल्ट में है। फॉल्ट में चाहे कोई भी हो, उसका जजमेंट जब आएगा तब आता रहेगा। ठीक है? पहले तो उसमें भी उतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो आता रहेगा। ठीक है? लेकिन जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता कि किसका फॉल्ट था या क्या था, जहां तक कॉम्पनसेशन का मतलब, जहां पे पैसे की बात आ रही है, मेरा ये मानना बहुत क्लियर है कि अगर मैरिज से बच्चा नहीं हुआ है, विदाउट अ चाइल्ड है, और सेपरेशन का प्रोसेस चल रहा है,
तो कॉम्पनसेशन में ज्यादा से ज्यादा आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई करवाने के लिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस लगती है, उससे ज्यादा आप उस हस्बैंड को पनिश कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक हेल्दी एडल्ट है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई अगर उसकी रुकवा के शादी करा दी गई है या कुछ भी रीजन से, तो ज्यादा से ज्यादा ये पनिशमेंट हस्बैंड को दी जा सकती है कि भाई आप उसकी गवर्नमेंट फीस जितना कंट्रीब्यूशन कर लो, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ भी मिलने के हकदार वो है ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर उसको मेंटेनेंस चाहिए तो उनके पेरेंट्स करते रहे, जैसे भी उसको मेंटेन करना हो, ठीक। अब वो केसेस आ जाते हैं जिसमें बच्चा है मैरिज में से, तो उसमें बच्चे का मेंटेनेंस और स्टडिंग एक्सपेंस जो लगता है वो होना चाहिए, और वुमन का जो वही ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन से ज्यादा कुछ भी नहीं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज वाली लेवल की फीस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर किसी जज को ये लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस में पढ़ता हूं जहां पे जज बोलते हैं अच्छा, हस्बैंड तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीता है तो उसका प्रोपोर्शनेट वाइफ ने जीना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी जज को ऐसा लगता है तो वो अमाउंट में से आप उतनी अमाउंट माइनस कर दो, वो रिच लाइफस्टाइल जीने के लिए हाउस होल्ड ड्यूटीज जो वाइफ को करनी पड़ती है, उसका कमर्शियल अमाउंट, नोशनल अमाउंट निकालो, क्योंकि अब वो वाइफ वाली ड्यूटीज नहीं करना चाहती है, और उसमें से वो माइनस करो और फिर आप दो जो देना है, उसके अलावा आप नहीं देने चाहिए, ठीक है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। फिर कुछ नीचे कमेंट्स आई कि अगर ऐसा हुआ कि लेडी 30 साल तक मैरिज में थी, 20-30 इयर्स, इतनी बूढ़ी हो चुकी है, अब वो क्या जॉब करेगी, क्या पढ़ेगी, तो वैसे केसेस का क्या। तो वैसे केसेस आई थिंक 0.00 समथिंग परसेंटेज, ठीक है। मैं तो ये जनरल केसेस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि इतना ही कॉम्पनसेशन होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पनसेशन इंसेंटिव नहीं है आपको मिसबिहेव करने को लिए या फेक केसेस करने के लिए, ठीक है। दूसरा, ये कॉम्पनसेशन का जो तरीका है ये पूरा वेस्टर्न टेम्पलेट वाला है, कि पैसे की भरपाई कर दी तो खत्म। ये हमारा तरीका नहीं है, ये भारतीय न्याय पद्धति नहीं है। भारतीय न्याय पद्धति में जिसका जितना लर्निंग कैपेसिटी होता है उसको उतनी पनिशमेंट मिलती है, केस टू केस बेसिस, ठीक है। जिसकी लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा, उसको उतना ज्यादा पनिशमेंट, जिसकी लर्निंग कैपेसिटी कम है उसको कम पनिशमेंट मिलेगा। ये फाइनेंशियल पनिशमेंट को मेन पनिशमेंट का कॉम्पनसेशन मानना, ये वेस्टर्न टेम्पलेट से आता है। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि जो पैसे वाला वर्ग है वो क्राइम खरीद सकता है, उसको क्राइम करने की छूट है। इसका मतलब ये होता है, सपोज मैंने हेलमेट नहीं पहनना और से मुकेश अंबानी ने हेलमेट नहीं पहना, और कोई एकदम गरीब है बेचारा, साइकिल पे जा रहा, मतलब एकदम गरीब सा है, एक व्हीकल लेके जा रहा है, उसने हेलमेट नहीं पहना, तीनों को आप 500 रुपए चार्ज करोगे, राइट। आई कैन अफोर्ड, अंबानी कैन अफोर्ड, दैट पुअर फेलो कैन नॉट अफोर्ड। मतलब लॉ खाली उसने ही फॉलो करना है जो गरीब है। ये वेस्टर्न टेम्पलेट से आता है कि पैसे दे के कॉम्पनसेशन खत्म। तो अगर ऐसे केसेस आते हैं जहां पे भारतीय न्याय प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी मेल पर्सन ने मिसबिहेव किया है तो उसको ऐसी शिक्षा दो ना आप, कि किसी ऑर्फनेज में जाके हर वीकेंड उसको 2 घंटा वहां पे ड्यूटी करनी पड़ेगी, वैसी वैसी शिक्षा दो। पैसे में ही क्यों देनी है आपको पनिशमेंट? ये समझ नहीं आ रहा है। ये वेस्टर्न टेम्पलेट से आ रहा है कि पैसे वाला क्राइम खरीद लेगा और क्राइम करेगा, और गरीब वाले को क्राइम नहीं करने का क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ये न्याय नहीं होता है, स्टुपिडिटी, ठीक है। तो जब तक ये वेस्टर्न टेम्पलेट वाला सब कुछ चलेगा, जब तक हम डीकोलोनाइज नहीं हो जाते, तब तक ऐसे ही जजमेंट सारे आने हैं, ठीक। दूसरा, ये जो पूरा जो प्रॉब्लम है इसका जड़ कहाँ पे है, ये प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम का जड़ वहां पे है कि जैसे ही सोसाइटी, लॉ का रिक्वायरमेंट कब आता है, जब फैमिली और कम्युनिटी कम्युनिटी की ड्यूटीज आपने करी नहीं, तब लॉ में जा रहे हो ना आप। वरना फैमिली और कम्युनिटी ने ये केसेस होने ही नहीं देने चाहिए थे, राइट, क्योंकि आपने फैमिली और कम्युनिटी, कुल और जाति की ड्यूटीज नहीं करी है,
तो अब कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी झगड़े में फैमिली और कम्युनिटी मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे ही नहीं। आपने ड्यूटी नहीं करी तो आपको राइट भी नहीं मिलेगा, सिंपल। इसीलिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है, राइट? पहले तो अगर फैमिली और कम्युनिटी ड्यूटीज करी होती तो लाइफ पार्टनर ही राइट सिलेक्ट होता, रॉन्ग होता ही क्यों? लेकिन वो 15-20 साल वाला जो ड्यूटीज का इन्वेस्टमेंट करना है वो किसी को करना ही नहीं है, और सीधा एक्सपेरिमेंट करना है, किसी के भी साथ शादी कर ली तो फिर यही होना था, राइट? तो हमारे एंशिएंट भारत के जो सिस्टम है, जहां पे हमारे फोर फादर्स पूरे गांव को खाना खिलाते थे, पूरे साल कम्युनिटी इवेंट्स में ड्यूटीज करते थे, उसके बाद लाइफ पार्टनर नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिलेक्ट करते थे। 15-20 साल ड्यूटीज करने के बाद जांच परख के कि भाई उस फैमिली का खाना पीना उठना बैठना, उसके फैमिली के वर्किंग स्टाइल क्या है, बच्चे कैसे कोऑपरेट करके पढ़ते हैं खेलते हैं, बिजनेस सीखते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, बिना ये कुछ चेक किए अब जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं वेस्टर्न टेम्पलेट के हिसाब से, किसी भी अननोन के साथ कहीं पे भी कर लिया शादी, फिर दूसरे तीसरे दिन शौक लगता है कि ये क्या आ गया। तो तो एंशिएंट भारत के प्रिंसिपल से जैसे ही तुम दूर हटोगे तब ऐसा ही सब होना है जो अभी झेल रहे हो, ठीक? तो यही हो रहा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सही लाइफ पार्टनर तो तभी मिलेगा जब कुल और जाति की सारी ड्यूटीज करी होगी, मतलब सारी कम्युनिटी की फेस्टिवल्स 15-20 साल तक आपको कम्युनिटी को सर्व करना रहता है, तो ही सामने वाली फैमिली का पूरा लीगेसी जांच परख के फिर लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर सकते हो। ये जब नहीं होगा, द वेरी फैक्ट के कोर्ट में जाना पड़ रहा है, उसका मतलब ही ये है कि आपका फैमिली और कम्युनिटी ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है, दोनों साइड का, एक का नहीं दोनों साइड का। सो दैट इज अ प्रूफ। तो भारतीय धर्म और एंशियंट भारत प्रिंसिपल्स पे जितना लेफ्टिस्ट और सेक्युलरिज्म वालों ने और ये वोक वालों ने जितने भी अटैक्स किए हैं कुल जाति और वर्ण के कोलैबोरेशन के ऊपर, उसके नतीजे में ये सारे केसेस और विचित्र से एक्सपीरियंसेस सबको हो रहे हैं, ठीक है? ये यहाँ पे जड़ है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ पे जड़ है इस प्रॉब्लम की? जॉब मॉडल में ही जड़ है, ठीक? क्योंकि जॉब मॉडल जो वेस्टर्न टेम्पलेट ब्रिटिशर्स बिठा के गए गवर्नेंस का हर जगह, वहां पे हर एक जॉब रोल का इंसेंटिव यही है कि सॉल्व होना ही नहीं चाहिए, प्रॉब्लम बढ़ना चाहिए। जैसे पुलिस है, तो अगर वो सॉल्व कर लेगा क्राइम तो सैलरी कहां से जस्टिफाई करेगा? अब डॉक्टर है, अगर वो बीमारी का इलाज कर लेगा तो फीस ज्यादा मिलेगी कहां से? परमानेंट कस्टमर रहना चाहिए ना, तो ही तो फीस मिलेगी, राइट? लॉयर है, अगर केस सॉल्व हो गया तो फीस कहां से मिलेगी, राइट? तो ये पूरा वेस्टर्न टेम्पलेट गवर्नेंस का रॉन्ग है, जहां पे जॉब्स ही ऐसे खड़े कर दिए गए कि उस डोमेन को बर्बाद कर दिया जाए। जैसे टीचर्स हैं, अब वो 15-20 साल तक गलत नहीं पढ़ाएंगे तो उनकी सैलरी कहां से निकलेगी? अगर उन्होंने बता दिया कि बच्चा इस चीज में अच्छा है, अगर टीचर ने बता दिया कि ये बच्चा इस स्किल में अच्छा है और इसमें आगे जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा, अगर टीचर ने ये पहचान लिया और बता दिया पेरेंट्स को और स्टूडेंट को, तो 20 साल की फीस फिर कौन भरेगा वो फालतू के कोर्सेज और सब्जेक्ट्स करने की, राइट? तो ब्रिटिशर्स सिस्टम ही पूरा गवर्नेंस का रॉन्ग बिठा के चले गए सारी कॉलोनीज में, सिर्फ भारत के साथ नहीं हुआ ये, जहां जहां पे ब्रिटिश कॉलोनीज थी हर जगह ये गलत सिस्टम बैठ गई, ठीक है? कि सबको इंसेंटिव ही इस बात का है कि कैसे उस डोमेन को बर्बाद किया जाए, लॉयर हो, पुलिस हो, टीचर हो, जज हो, कोई भी हो, ठीक? जैसे डिफेंस है, अब डिफेंस डिफेंस वाला, अगर आपको थ्रेट नहीं होगा तो डिफेंस का बजट निकलेगा कहां से गवर्नमेंट में से? अगर कोई थ्रेट ही नहीं है, सपोज पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है और बांग्लादेश का थ्रेट आपको नहीं है, तो फिर डिफेंस में खर्चा करेगा ही क्यों गवर्नमेंट? तो हर एक का हर एक का जॉब रोल ऐसे डिवाइस किया गया है कि पैसे तभी मिलेंगे अगर उल्टा काम करोगे, राइट? सो यही हो रहा है, इनफैक्ट बंगाल में ये हो रहा है। अगर बंगाल से बॉर्डर से इलीगल क्रॉस करके आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है उसमें बीएसएफ के कुछ गुर्गे जो उसमें एलिमेंट्स मिले हुए नहीं होंगे इतने 10 साल में, जो इतने सारे इलीगल्स बंगाल के अंदर आ चुके हैं?
कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा ना उनका टीएमसी और लेफ्टिस्ट पार्टीज के साथ कि इलीगल्स को आने देना है, तुम इतने पैसे खा लेना, राइट? तो ये यही दिक्कत है कि गवर्नेंस का फॉर्मेट जॉब मॉडल ही रॉन्ग है। तो जॉब मॉडल में यही सब होना है कि आपको डॉक्टर है तो आप बस डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के परमानेंट कस्टमर रोज दवाई लो, तो ही फार्मा कंपनीज चलेगी। तुम रोज दवाई लोगे तो ही चलेगी। अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो गई और सॉल्व हो गया एक ही बार की दवाई में, तो पैसे कहां से मिलने हैं फिर? दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, चलो। हाँ, ये टू बकेट थियरी जो मैं बताता हूँ कि एक नेशन को बाजू वाले नेशन के साथ क्लैश कराना है, जो मेरी जियोपॉलिटिक्स की बुक में मैंने इतना डिटेल में बताया हुआ है, वो इलॉन मस्क खुद आज 9 दिसंबर को बोल रहा है कि हमारे टैक्स डॉलर्स से दोनों साइड को हम फंड करते हैं। जो मैं अपनी टू बकेट्स में बोलता हूँ कि एक नेशन को आर्म्स और डॉलर्स और बाजू वाले को सैंक्शन किया जाता है, फिर वो दोनों क्लैश करते रहे और रिजर्व करेंसी मेंटेन होता है स्टेटस। यही चीज इलॉन मस्क भी बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं इसका मतलब ही ये है कि इसका अंत होने वाला है डॉलर का। ठीक है, स्टेटस का रिजर्व करेंसी। अब ये प्रेडिक्शन मैंने 11 मार्च 2023 को दिया था कि कनाडा और मेक्सिको बराबर से स्क्रू होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यूएस का अब ग्लोबल पुलिसिंग का रोल कम होते जाएगा। जितना जितना कम होते जाएगा उतना उतना नेबर्स को, क्योंकि एक बात समझ लो, इतनी ज्यादा मिलिट्री और कोवर्ट ऑपरेशन करने की कैपेसिटी इकट्ठा हो चुकी है यूएस के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करने की है। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड मल्टीपोलर होता जा रहा है, तो दूर दूर की कंट्रीज में अब नहीं कर सकते, राइट? ये नए रीसेट के बाद नए वर्ल्ड ऑर्डर में तो फिर दूर नहीं कर सकते, तो फिर कहां करोगे? तो ऑब्वियसली नेबर्स के ऊपर इस्तेमाल होगा। तो उसी के चलते दिख रहा है कि कनाडा और मेक्सिको को क्या क्या बोला जा रहा है, ऑफिशियली बोला जा रहा है कि अच्छा इतने पैसे चाहिए, उससे अच्छा स्टेट ही बन जाओ मेरे। प्रेसिडेंट ट्रम्प यही बोल रहे हैं। तो अब वो छपने की अब वो कोई कैपेसिटी नहीं बची डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस वाला कि एलाइज को मुफ्त में पैसे दिए जाएं, वो टाइम खत्म। ठीक है, तो यही है, ये वाला जो ट्वीट है बिटकॉइन के ऊपर है, जिसमें यूएस ट्रेजरी बोल रही है, इट इज अ, ये यूएस ट्रेजरी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसमें लिखा है बिटकॉइन इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू लाइक डिजिटल गोल्ड। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, शब्द बड़े बड़े हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई सेलिब्रिटी ने बोला तो ऊपर चला गया, फिर कोई सेलिब्रिटी ने नेगेटिव बोला तो नीचे चला गया? ऐसा नहीं होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू थोड़ा तो स्टेबल रहना चाहिए, राइट? किसी गॉसिप की वजह से अप डाउन हो जाए इसको स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं बोलते। ठीक, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने डी डॉलराइज करवाना है सबको बिटकॉइन में, सारे वेस्टर्न सिटीजन्स को, तो कैसे भी करके अब ये स्टोरी खड़ी करनी है कि बिटकॉइन इज वेरी गुड। अब ये देखो, बैंक ऑफ इंग्लैंड बोल रहा है कि जो जो जिस जिसको बेल आउट होगा उसकी आइडेंटिटी अब हम बाहर नहीं डालेंगे पब्लिक में, कि किस किस को बेल आउट किया करेंसी छाप के। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड ऑफिशियली बोल रहा है। ठीक है। ये मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट आ गया है, इट इज टाइम टू सेल द यूएस डॉलर। तो जितने भी सुन रहे हैं मेरा एनालिसिस उन्हें पता ही है ऑलरेडी। अच्छा, ये जो बार बार दूसरों को बोलना कि तुम देखो ब्रिक्स को हम थ्रेट दे देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे, भाई तुम खुद डी डॉलराइज कर रहे हो। यहाँ पे देखो चार्ट पे, प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये पहले 4 साल का टर्म है, 20 ट्रिलियन का नेशनल डेट था, वो आज 28 ट्रिलियन हो गया है। मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प के टर्म में, 4 साल के टर्म में उन्होंने 8.4 ट्रिलियन नेशनल डेट बढ़ाया अमेरिका का। फिर बाइडन आए और बाइडन ने और 4 साल में और 8.2 ट्रिलियन का नेशनल डेट बढ़ाया। आज टोटल हो गया 36.2 ट्रिलियन। ठीक है, जब तुम खुद अपनी करेंसी की परचेसिंग पावर खत्म कर रहे हो, फिर ब्रिक्स और एशिया को क्यों ब्लेम करते हो? खाली मीडिया रेटोरिक है ना, बार बार टाइम पास करते रहना।
कि बस बोलते रहो, बार-बार जयशंकर जी को पूछते रहो, अच्छा तुमने रशियन ऑयल लिया। अब तो ये कॉमन हो चुका है क्वेश्चन, मतलब हज़ारवीं बार पूछ लिए उन्होंने यही क्वेश्चन। और जयशंकर जी रेडी रहते हैं बैट के साथ, जैसे ही बॉल आया नहीं सीधा सिक्सर। तो ये इलॉन मस्क यहाँ पे बोल रहा है कि डेफिसिट अगर नहीं खत्म किया तो सारे सोशल बेनिफिट्स प्रॉब्लम में आने वाले हैं। वो दिख ही रहा है कि वो तो काटने ही पड़ेंगे बेनिफिट्स। अब यहाँ पे प्राची मिश्रा जी का एक हैंडल है जो बोल रहे हैं कि भाई अम, कुछ बिजनेस स्कूल्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किए हैं कि भाई कैंपस में ही रियल बिजनेस बनाना बिल्ड करना शुरू करो। तो आइडिया बहुत अच्छा है। मैं इनफैक्ट मैं तो इसके पीछे ही लगा रहता हूँ कि भाई एंटरप्राइजिंग करो, वहीं पे सिखाना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा रिस्क है इसमें। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चों को लगने लगे कि कॉलेज जो है उनका बेबी सिटर बन गया है। मतलब कॉलेज के कैंपस में बिजनेस आइडिया बनाया, फिर अब वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ऐसे इसको बिजनेस नहीं बोलते हैं। ठीक है कि आपको सारी फैसिलिटी दे दी गई और आपने कुछ चला लिया बिजनेस आइडिया, ऐसे नहीं। एंटरप्राइजिंग जो होता है प्रॉफिट के लिए, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट के लिए होता है, तो उसमें मार्केट स्प्रेड होता है। ऐसा नहीं कि कैंपस के अंदर या कैंपस के अराउंड वाला। ऐसे तो फिर कैंपस में एक जेरोक्स की दुकान खोल दो फोटोकॉपी की, राइट? इट्स ऑल्सो बिजनेस मॉडल। लेकिन वो तो क्योंकि कॉलेज ने अप्रूव कर लिया है तो आप बोलोगे हाँ मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे नहीं, बेबी सिटिंग नहीं करवाने का है। ओके, ये रिस्क है। कुछ कुछ कॉलेजेस जो एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करा रही है या पुश करा रही है, उनको बच्चों को बोलना चाहिए कि कैंपस के बाहर मार्केट ढूंढने का है, कैंपस के इर्द गिर्द नहीं ढूंढने का है। पूरी जिंदगी वहां जीने नहीं वाले हो। ठीक है, तो गाइड करना, हैंड होल्ड करना, स्पॉन्सर करना, फैसिलिटेट करना और बेबी सिटिंग करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, अगर आप एंटरप्राइजिंग सिखा रहे हो बच्चों को तो मार्केट में लेके जाओ उनको, कैंपस के अंदर पकड़ के नहीं रखना है उनको। अम, इसमें इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि ऑडिट में कुछ पकड़ा नहीं जाता क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट के कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इतने पुराने हो चुके हैं और इतने खराब शेप में है कि कुछ पकड़ा नहीं जाता कि ये लोग क्या करते हैं, कितना फ्रॉड किए होंगे। तो इस पर मैंने लिखा है कि हाँ, उसको छुपा ही दो अब पुराने कंप्यूटर सिस्टम को, क्योंकि अगर ऑडिट किया तो बहुत कुछ पकड़ा जाएगा। तो ये यही मैं बोल रहा था ना कि दे हैव टू वर्क विथ डीप स्टेट। ये लोग एलिमिनेट नहीं करने वाले, उनके साथ इनको काम करना पड़ेगा। तो ये शुरुआत है इस बात की कि वो खुद कंप्यूटर सिस्टम को अब छुपाएंगे। यही टीम जो ट्रंप वाली टीम है। ठीक है, कुछ लोग उछल रहे थे कि ट्रंप एलिमिनेट करेगा डीप स्टेट को। एलिमिनेट नहीं, वो छुपाने में हेल्प करने वाला है, जो जो इकट्ठा हुआ है वो। हम्म। अब ये मैंने पाकिस्तानी मुजफ्फर के साथ ये डिस्कस किया शो पे। भाई आप प्राउड पाकिस्तानी हो ही नहीं सकते अगर आप अपने माँ बाप का इंसल्ट कर रहे हो। माँ बाप मतलब उनके जो हिंदू पेरेंट्स रहे होंगे, बट होने से पहले जो भी जनरेशन रही होंगी। तो यूपी से अभी ये 2 फरवरी का डिस्कशन है। 9 दिसंबर को ये न्यूज आया है कि यूपी के किसी एरिया में, जौनपुर में, अ, नाम में अब दुबे और ये सब टाइटल रखना शुरू किए हैं। अच्छी न्यूज़ है। यही माँग रहे हैं ना, हम इससे ज़्यादा क्या माँग रहे हैं? हम सिर्फ़ इतना ही बोल रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कर लो। दैट इज़ गर्व वापसी, दैट्स ऑल। कोई हम पहाड़ थोड़ी माँग रहे हैं तुमसे। हम सिर्फ़ इतना बोल रहे हैं कि आपकी वो जो जनरेशन थी जिनका ज़बरदस्ती कन्वर्जन हुआ, उससे पहले वाले माँ-बाप तो हिंदू थे ना, तो उनका रिस्पेक्ट कर लो। खाली हम यही माँग रहे हैं और कुछ माँग ही नहीं रहे हम। तो माँ-बाप का इंसल्ट करके तो कोई कैसे प्रोग्रेस कर सकता है? और बिना माँ-बाप का तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब किसी ने तो जन्म दिया है ना आपको। तो अम्मी-अब्बू यहाँ-वहाँ ढूँढते रहो, यहीं पे है तुम्हारे अम्मी-अब्बू। बाहर ढूँढ टूर कभी टर्की में ढूँढते हैं, कभी ईरान में ढूँढते हैं, कभी सऊदी अरेबिया में ढूँढते हैं, कभी इस तरफ मंगोल तक चले जाते हैं। भाई अम्मी-अब्बू इधर ही है, बाहर नहीं है। ठीक? तो ये नाक, नक्शा, आँख, स्किन, हाइट, कलर सब कुछ हिंदू, सब कुछ भगवान राम ने दिया है आपको। तो शीशे में साफ दिख रहा है। इसके ऊपर आप दाढ़ी बढ़ा लो, फैंसी ड्रेस कर लो, डेजर्ट के कपड़े पहन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ये छुपेगा नहीं।
क्योंकि नाक, आंख सब कुछ प्रभु श्री राम वाला है। स्किन स्किन कलर, हाइट सब कुछ। ये बदल ही नहीं सकता। कोई अपने माँ-बाप कैसे बदल सकता है? ठीक? तो सिर्फ़ इतना सा डिमांड है कि बस पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, और क्या हम माँग रहे हैं? इससे और कुछ माँग ही नहीं रहे हम सिर्फ़ इतना ही माँग रहे हैं। ठीक है? तो मैंने इस इन मुज़फ़्फ़र जी को समझाया भी। वो मुझे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? मैंने बोला पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं हुआ। अ, माँ-बाप जो हैं उनको माँ-बाप मानने को तैयार नहीं है। कन्वर्ट हुए पड़े हैं और नाम अरेबिक नाम रख लिए हैं, और ऐसा बच्चा कैसे ज़िंदा रह सकता है जिसके दोनों माँ-बाप नहीं है, और अ, एक 1-2 साल का बच्चा है, माँ-बाप नहीं है, तो कुत्ता नोच खाएगा उसको। पाकिस्तान का यही हुआ। सारे कुत्ते दुनिया के मिलके उसको नोच खाया, क्योंकि पेरेंट्स नहीं है। यही होता है ना छोटे बच्चे के साथ जिसके माँ-बाप नहीं होते। 1-2 साल का बच्चा है और उसका माँ-बाप नहीं है, तो रास्ते में कुत्ते नोच खाएँगे उसको। पाकिस्तान के साथ यही हुआ। यही मैं समझा रहा था इनको कि सिर्फ़ सिर्फ़ इतना ही करना है कि बस अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कर लो। अब मैं क्या कुछ ज़्यादा माँग रहा हूँ क्या? सिर्फ़ इतना ही तो माँग रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग बिग। इतना ही बोल रहा हूँ कि अपने हिंदू पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना शुरू करो। उनको इंसल्ट करके तुम्हारा प्रोग्रेस कहाँ से हो जाएगा? पेरेंट्स का इंसल्ट करके प्रोग्रेस कहाँ से हो सकता है? तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। एटलीस्ट एक्नॉलेज करना शुरू करो। अपने नाम में थोड़ा-थोड़ा चेंजेस लाना शुरू करो, जो ओरिजिनल सरनेम्स थी, ओरिजिनल नेम्स थे, राइट? दैट्स ऑल वी आर आस्किंग। वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग। अब सादा सी बात है, अगर आप अपने माँ-बाप का रिस्पेक्ट करते हो, तो वो जो भी उनकी दिनचर्या थी उसका भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। चाहे वो तुलसी पूजा हो या मंदिर में जाके आरती कर रहे हैं या जो भी है। तो गायत्री मंत्र हो या हनुमान चालीसा हो, उसका भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स का मुझे ये पसंद है और वो नहीं पसंद। ऐसा ऑप्शन किसी के पास नहीं। ऐसा ऑप्शन होता है क्या? कि मुझे पेरेंट्स का ये पसंद है, वो नहीं पसंद, तो पेरेंट्स रिजेक्ट, ऐसे नहीं होता है। पेरेंट्स जो-जो कर रहे थे वो सब कुछ रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी। हुँ, ठीक है, ये दिल्ली की बात हो रही है कि अच्छा कैंडिडेट मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये जो मैंने 19 मई को प्रेडिक्शन दिया था, जब ईरान के जो प्रेसिडेंट थे राइसी, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसी दिन मैंने प्रेडिक्शन दे दिया था कि एक वेस्ट एशिया लीडर को अब उसकी सिक्योरिटी के ऊपर अलर्ट रहना पड़ेगा। और मैं ईरान की बात नहीं कर रहा और ब्रिक्स का भी बात नहीं कर रहा, ठीक है? ये भी मैंने क्लियर किया। और वो पर्सन है बशर अल असद, ठीक है? तो 9 तारीख को लूट-फाट मची और उनको सीरिया छोड़ के रशिया भागना पड़ा, और वहाँ पे उन्होंने शरण ले रखी है अभी। बेसिकली रशिया ने ईरान और सीरिया दोनों सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जाना है, ठीक है? और ये वार्निंग लास्ट ईयर ही दे दी गई थी, ठीक है? 11 अक्टूबर को। यूएई ने ये वार्निंग सीरिया को दे दी थी कि आप इज़राइल और पैलेस्टाइन और गाज़ा का जो चल रहा है, उसमें आप मत पड़ो। प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ। 1 साल पहले का दिया हुआ ये वार्निंग है। तो भारत या यूएई, क्योंकि यूएई को तो हम ब्रदर मानते हैं, भारत यूएई के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके आप कुछ करोगे और फिर कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो गल्फ में जो पूरा डीरेडिकलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, उसमें आपको हर जगह मुंह मारने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधे नहीं चलोगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस बात के। तो आपको वार्निंग दी गई थी इसके बारे में, फिर भी आपने नहीं सुना और इसराइल में आपने इंटरफियरेंस करना शुरू किया, तो फिर होना ही था ये, राइट? और रशिया ने तुरंत डील कर ली यूक्रेन के एक्सचेंज में, आपको एक ही सेकंड में सॉर्ट आउट कर दिया। हम्म। हाँ, चाइना के बारे में मैं जो बता रहा था, 2 साल से एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे 2 साल से लोग पूछ रहे थे, सर चाइना क्यों डी डॉलराइज करेगा, उसको तो एक्सपोर्ट करना है। और 2 साल से मैं समझा रहा था कि चाइना ने 40 साल मजदूरी करके खाली 3 ट्रिलियन बनाए रिजर्व्स में, ओके?
और अमेरिका ने खाली कोविड में 13-14 ट्रिलियन छाप के अमेरिकन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री में, जाओ मजे करो। और ये जब शी जिनपिंग को पता चला तब उन्होंने डी-डॉलराइजेशन पे काम करना शुरू कर दिया। अब ये लोग अब लिख रहे हैं 2024 में, जो मैं 2 साल से समझा रहा था कि चाइना क्यों एक्सपोर्ट मॉडल से भागना चाह रहा है। क्यों शी जिनपिंग बार-बार बोल रहे हैं इंटरनल साइकिल, ठीक है? हुँ। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि भई एमबीए में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? तो मैंने आंसर दिया है कि डिग्री और कन्वोकेशन देना ही नहीं चाहिए, जब तक स्टूडेंट्स ब्रेक इवन पॉइंट ना बताए। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। जब तक ऐसा बिजनेस मॉडल टीम बना के प्रूव ना करे, तब तक उनको डिग्री मत दो। स्पेशली एमबीए प्रोग्राम पे क्या सुधारना चाहिए वो मुझे पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने ये आंसर दिया है। ठीक है? ट्रूडो की हालत आप देख ही रहे हो, कनाडा और मेक्सिको दोनों की। ट्रम्प बोल रहे हैं कि मेक्सिको 300 बिलियन लूट के जाता है और कनाडा 100 बिलियन लूट के जाता है। उससे अच्छा मेरे स्टेट ही बन जाओ। तो ये जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर जो मेलेनी जोली और ट्रूडो दोनों मिलके भारत को भाषण देते थे, रूल ऑफ लॉ। ये आ गए उनके बाप, रूल ऑफ लॉ और रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ऑर्डर बेस्ड रूल। बाजू में आ गए। नो नीड टू वॉच। हाँ, सीरिया पे पता नहीं लोग बोले ही जा रहे एनालिसिस। कुछ एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने ये 2 दिसंबर को सत्योलॉजी पे प्रेडिक्ट कर दिया था कि यही होने वाला है। 2 दिसंबर को मैंने प्रेडिक्ट किया कि सीरिया का जो रीजन है वो इसराइल के हवाले करके अमेरिका नहीं चाहता कोई रोक। क्यों? क्योंकि वो अब चोरी करना नहीं चाहता है ज्यादा ऑयल, वो अमेरिका में प्रोड्यूस करके अमेरिकन सिटीजन को चीप ऑयल देना चाहता है, एनर्जी। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये डायरेक्शन है, इसलिए सीरिया अब क्लोज होगा। ये मैंने 2 दिसंबर को प्रेडिक्ट किया और उसके बाद ये आ गया 8 दिसंबर को। पहले तो ट्रम्प ने ये दोनों प्रेडिक्शन दिए थे, यूक्रेन और सीरिया दोनों क्लोज होगा। यूक्रेन का भी दिख रहा है क्लोज होते हुए कुछ ही मंथ्स में। जैसे ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आएगा वो नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे। और सीरिया का भी उनका स्टेटमेंट आ गया 8 दिसंबर को कि हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको ये सीरिया से दूर रहने का है। मतलब इज़राइल को हैंड ओवर करने का है, उसको जैसे भी ये रीजन में ठीक लगे, ठीक है? और ये नेतन्याहू का भी आ गया है कि कब्जा कर लो जितना एरिया कर सकते हैं। तो ग्रेटर इज़राइल का जो प्रेडिक्शन दिया था मैंने, राइट? 3 प्रेडिक्शन दिए थे मैंने ओलंपिक्स का वो फोटो देख के। ग्रेटर इज़राइल, अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन और तीसरा क्या था? यूके का पार्टीशन। 3 दिए थे मैंने। उसमें से ये दिख ही रहा है कि इज़राइल को ग्रेटर इज़राइल बनने की छूट मिल रही है इधर। दूसरा अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन वो भी बन रहा है। जिस तरह से कनाडा और मेक्सिको को डोज़ मिल रहा है, दिख रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन बनेगा और यूके का पार्टीशन। ये 3 मैंने दिए थे प्रेडिक्शन। तीनों उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो बस यही है कि लीगेसी मीडिया वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, आपके घंटे बर्बाद करते हैं। ये मैं यहाँ पे सत्तोलॉजी में 2 मिनट में बता दिया कि ये होने वाला है और 8 दिसंबर को हो भी गया। ठीक है? हुँ। अब ये मैंने एग्ज़िट टैक्स का प्रेडिक्शन डाला था एनआरआईज़ के लिए। अब वहाँ के बड़े-बड़े हैंडल्स अब लिख रहे हैं कि अगर कोई फॉरेन भेज रहा है पैसे, तो उस पर टैक्स डालना शुरू कर दो। ये अमेरिकन्स और वेस्टर्न सिटीज़न्स लिख रहे हैं, बड़े हैंडल्स अब। अब 2 महीने पहले का दिया हुआ ये मेरा प्रेडिक्शन है एग्ज़िट टैक्स का। तब लोग हँस रहे थे मुझ पे। स्पेशली एनआरआईज़ हँस रहे थे। नहीं, नहीं ऐसे थोड़ी होता है। पैसे तो हम भेजते ही है ना। नहीं भाई, पैसे खाली हो चुके हैं उनके, अब आप नहीं भेज सकते। अब आपको टैक्स लगेगा और जॉब भी जाएगी। ले ऑफ भी होगा, पैसे बाहर भी ले जाने नहीं देंगे और पूरी लाइफ़स्टाइल नीचे आनी है डी-डॉलराइज़ेशन की वज़ह से। देख लो आप प्रेज़िडेंट ट्रम्प आते ही, आपको क्या करना है सोच लो। अम, ठीक है। वी हैव कवर्ड दिस। आई थिंक दैट्स ऑल ट्वीट्स हो चुकी है। हुँ, चलो अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। 1 घंटा फिर भी हो गया है।
चलिए स्टार्टिंग से लेना है क्वेश्चंस। जस्ट होल्ड ऑन। साग्निक रॉय जी धन्यवाद। फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आफ्टर रीसेट, गुड, इट इज गुड, क्योंकि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बाकी है। रोहित गावड़े जी धन्यवाद। इंडिया कनाडा पास्ट रीसेट, नॉट मच, जितना अमेरिका अप्रूव करेगा उतना आप कर पाओगे। ठीक है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि उसके रिसोर्सेज पर कब्जा उनका ही होना है, वो क्लियर है, पता है। ठीक है। 108 सनातन जी, विल गोल्ड प्राइस प्लमेट व्हेन यूएसडी इज ऑल टाइम हाई? प्लमेट तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा कम होगा। प्लमेट शब्द ज्यादा हो जाता है, आई डोंट थिंक प्लमेट होगा। आयुष्मान जी धन्यवाद। मोदी जी सेड ही वॉन्ट चेंज कॉन्स्टिट्यूशन एवर, आई डोंट थिंक सो, उन्होंने ये कहा है। कहा होगा तो ये गलत मीनिंग आपने निकाला है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है। आयुष्मान जी धन्यवाद। LS election in 2027 is bad idea because new 344 seats। ठीक है, बैड आइडिया होगा तो देखा जाएगा, तो फिर नहीं होगा, फिर 2029 में होगा। इफ डोंट हैंडल प्रॉपरली। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आयुष्मान जी धन्यवाद। Why community is abusing women because they are wearing modern clothes, but the fact is in pre-invasion area। आयुष्मान जी, प्री इन्वेजन एरा की अगर हम बात करेंगे तो वैसा सोसाइटी अब रहा नहीं है ना। वो जो धार्मिक सेंस वाला सोसाइटी था, अ, वैसा सोसाइटी नहीं है ना। अब ये बहुत डिग्रेड हो चुके हैं, इकोनॉमीज डिग्रेड हो चुकी है, कल्चर डिग्रेड हो चुका है, फेस्टिवल्स डिग्रेड हो चुकी है, धार्मिक प्रैक्टिसेस डिग्रेड हो चुकी है, गुरुज डिग्रेड हो चुके हैं, मंदिर के पंडित्स डिग्रेड हो चुके हैं, एब्राहमिक्स अंदर आ चुके हैं, और उनकी प्रैक्टिसेस तो कुछ अलग ही लेवल पे चल रही है क्राइम्स की। तो वो कंपैरिजन अब करना आई डोंट थिंक इज द राइट वे। ये बात मैं मानता हूं कि एंशियंट भारत में वुमेन वर मोर एम्पावर्ड, इतना तो मानना पड़ेगा। करेक्ट। आयुष्मान जी धन्यवाद। अखंड भारत इन दिस सेंचुरी, entire subcontinent to whole Southeast Asia, Tibet to Maldives, from Afghanistan to Philippines, your thoughts? देखिए 2047 तक अखंड भारत का एक वर्जन विच इज के बहुत सारे पॉलिसी के डिसीजंस आपको पूछ के या आपके गाइडेंस से लिए जाएंगे छोटे छोटे नेशंस में। ये 2047 तक इतना तो अचीव हो जाएगा। ठीक है। अगर आप टेरिटोरियल कैप्चर की बात कर रहे हो तो आई एम डाउटफुल अबाउट इट, लेकिन छोटे नेशंस जो सामने से प्रपोजल लेके आते हैं कि हमको ज्वाइन करना है टेरिटरी, तो दैट इज एक्सेप्टेड, वो हो सकता है, वो शुरू हो सकता है बहुत जल्द। ठीक। चैनल जी धन्यवाद। प्राइस ऑफ गोल्ड बाय फेब 2025, फेब 2025 यही रेंज होंगी जो आसपास की है। आई डोंट थिंक सो कुछ बहुत ज्यादा स्पाइक होगा, बट यही 75 टू 85 के बीच, इसी रेंज में होगा फेब 25 तक। हाँ। टॉप 5 शेयर्स टू बाय ड्यूरिंग क्राइसिस, प्लीज नेम, नो डॉच। नहीं, शेयर्स के नाम नहीं बताया जा सकते। सेक्टर्स बता सकता हूं मैं, जो ऑलरेडी बता चुका हूं बहुत बार। मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस एंड स्पेस। ठीक है। प्राइडेंट जी धन्यवाद, नए मेंबर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुशला जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। दीपिका जी, ऑल स्टेट्स सेट टू रिप्लेस गाजा's पीपल टू सीरिया, टू सीरिया हो सकता है कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट सीरिया भेजी जाए,
ये हो सकता है। पूरी की पूरी नहीं, पूरी की पूरी नहीं लगती मुझे कि सीरिया जाएगी, ठीक है? अ, हो सकता है वो इजिप्ट की ओर ज़्यादा जाएँ कंपेयर टू सीरिया, ओके? हुँ, नाइस क्वेश्चन। जीके जी धन्यवाद। डीएक्सवाई डॉलर इंडेक्स व्यू फॉर नेक्स्ट 1 ईयर हाई एंड लो। डीएक्सवाई बहुत फ्लक्चुएट होगा जीके जी। हमको वेट करना पड़ेगा ट्रम्प की टीम की पॉलिसीज क्लियरली सुनने में आए उसके बाद कुछ बता पाएंगे। बहुत हाई भी जा सकता है, बहुत लो भी। इसी 1 साल के पीरियड में इतना फ्लक्चुएशन होगा जितना शायद ईयरली 12 मंथ्स में पहले कभी ना हुआ हो। उत्कर्ष जी धन्यवाद यूट्यूब मेंबर बनने के लिए। अश्विन जी धन्यवाद। Why will Japan market do good along with Indian, Russian and West Asian markets post reset? Even with low population and low natural resource, savings बहुत ज्यादा है। इनहेरिटेंस मनी जो भी वर्क करने आएगा उसको ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। साहिल राजपूत जी धन्यवाद। लिटिल मोर डिटेल ऑन न्यूजीलैंड एंड मूविंग ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड। देखिए न्यूजीलैंड में रेसिज्म ज्यादा होने वाला है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। रेसिज्म तो ऑस्ट्रेलिया में भी होगा ही, लेकिन न्यूजीलैंड में और ज्यादा होगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और एफटीए साइंड है भारत के साथ, जिसका मतलब थोड़ा इकोनॉमिक कुशन उनको है। अ, अगर वर्क अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से सोचो, अगर इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो ऑस्ट्रेलिया, अगर इन्हीं दोनों में से सिलेक्ट करना है तो। सनी जी धन्यवाद। अवर जुडिशियल लॉज टू मच इन फेवर ऑफ फीमेल, वॉज दिस अ प्लान टू डिवाइड फैमिलीज? सनी जी हमें यह समझना है कि पिछली, इससे पहले की 3 जनरेशन में बहुत सारे पॉकेट्स में वुमेन के साथ मिसबिहेवियर हुआ है, एक्चुअली में हुआ है। ये वाली जनरेशन की नहीं बात कर रहा मैं, इससे पहले की थोड़ी एंशियंट टाइम्स की, ओके, बीच में। लेकिन इन्वेडर्स आने के बाद वाली बात कर रहा हूं मैं। तो बहुत प्रताड़नाएं हुई हैं कुछ कुछ पॉकेट्स में, जिसके चलते ये लॉज बने थे, ठीक। लेकिन फिर नहीं रिमूव किए गए, क्यों? क्योंकि सबके वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें लग गए। केस, फालतू के केस करने वाले से लेके जज से लेके पुलिस से लेके जिन जिन को भी पैसे खाने को मिलते हैं, उन सबका वेस्टेड इंटरेस्ट लग गया, तो फिर ये हटाएगा कौन? ये है ना, ये हुआ इसके साथ। तो दूसरा ये भी है कि एक सोसाइटल इम्पैक्ट भी है जनरेशन्स में। जैसे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में 5-5 6-6 सिबलिंग्स हुआ करते थे, 5-5 6-6 भाई बहन है, ठीक है। उससे पहले तो और भी ज्यादा वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पेरेंट्स को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है कि मेरी ओल्ड एज में कोई ना कोई तो है, मतलब इतने सारे हैं तो मेरा ओल्ड एज निकल ही जाएगा अच्छे से। अभी वाली जनरेशन में क्या हो रखा है कि सबके एक या दो ही बच्चे हैं, ठीक है। अब और वो सारे के सारे इनका ग्रूमिंग बच्चों का ऐसे हुआ है कि तू तो बहुत स्पेशल किड है। अब पेरेंट का ऐसे ही होता है ना कि एक या दो बच्चे हैं तो स्पेशल है उनके लिए, ऑफिशियली एक्चुअली स्पेशल है, ठीक है। तो हो क्या जाता है कि क्योंकि कभी शेयरिंग करा नहीं, कुछ भी एडजस्ट करा नहीं, स्ट्रगल देखा नहीं, सिबलिंग्स के साथ जो सब कुछ शेयर करना पड़ता है, मिनिमम एक्सपेंस में लाइफ जीना रहता है, वो कुछ देखा ही नहीं। और पेरेंट्स के लिए तो वो फेवरेट है ही, क्योंकि एक या दो ही है। तो जरा सा भी कुछ लाइफ में एडजस्ट करने को आता है तो जो गर्ल्स की फैमिली के साइड होते हैं वो पेरेंट्स बोलते हैं, चल आ जा, क्योंकि ऑलरेडी वो अकेले हो चुके हैं मैरिज के बाद। एक बात समझो, लड़की के पेरेंट्स अकेले हो जाते हैं क्योंकि लड़की आपको आपके साथ दे दी गई शादी में। तो जरा सा भी पेन होते ही ऑलरेडी वो अकेले फील कर रहे होते हैं, और उसमें जब वो सुनते हैं लड़की अगर कुछ कंप्लेन करती है कि देखो ऐसा हुआ, बोलते चल आ जा, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।
तो एक सोसाइटल ये भी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली लॉयर्स और जजेस और पुलिस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन, बट एक्चुअली पेरेंट्स खुद लोनली फील कर रहे हैं क्योंकि एक या दो ही बच्चे होते हैं इसलिए, ठीक है? तो उनको भी लगता है कि ठीक है आने दो, दैट काइंड ऑफ एक एटीट्यूड ऐसा हो गया है। बिकॉज क्यों ऐसा हुआ है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ धर्म, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैमिली और कम्युनिटी ड्यूटीज, ठीक है। हम्म। अंकित अंकित जी धन्यवाद। अदानी जी हैज विड्रॉन फ्रॉम। बहुत अच्छा डिसीजन है ये। इज इट सेटलमेंट विद डीएस टू बी स्पेयर्ड फ्रॉम फर्दर अटैक्स? नहीं, सेटलमेंट नहीं है। ये सिग्नलिंग किया जा रहा है कि तुम्हारी फंडिंग पर मेरे प्रोजेक्ट्स डिपेंडेंट नहीं रहते, मैं खुद कर लूंगा मेरी फंडिंग, ओके, मेरे रेवेन्यू से। तो उनको बताया जा रहा है कि एक तरह से वार्निंग दी जा रही है कि फ्यूचर में जब मेरे पास बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे और तुम पार्टनरशिप के लिए आओगे तो तब मैं भी मना कर सकता हूं। अदानी जी ये सिग्नल कर रहे हैं उनको कि कल को जब भारत का मार्केट का एक्सेस का जरूरत तुम्हें पड़ेगा और मेरे साथ पार्टनरशिप की बारी आएगी तुम्हारी, तो मैं तुमको ना बोल सकता हूं, ठीक है। ये उसका सिग्नलिंग है। अच्छा मूव है, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। साबी जी धन्यवाद। बाबा जी चरण वंदना। विल ट्रम्प ऑप्ट आउट ऑफ नाटो? देखें, लास्ट टाइम भी इन्होंने देखें, ये ट्रम्प का जो स्टाइल है, बार्गेनिंग का एक स्टाइल है कि पहले से ही ऐसे बोल देना है। एक बड़ा फनी सा एक फनी सा वीडियो यूट्यूब पे चल रहा है जहां पे प्रेसिडेंट, मतलब कार्टून है बेसिकली, इट्स अ सटायर। तो उसमें ट्रम्प बोल रहे हैं ट्रूडो को कि कुत्ते की तरह खा के दिखा। तो हिलेरियस। तो ट्रूडो जो है वो बोलता है नहीं नहीं, मैं, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ट्रम्प बोलता है 30% टैरिफ। फिर ट्रूडो बोलता है नहीं, मेरे फादर ने मुझे ये सिखाया। फिर ट्रम्प बोलता है 50% टैरिफ। फिर ट्रम्प बोलता है 60% टैरिफ। तो वो कुत्ते की तरह खाना शुरू कर देता है। तो ये इट्स अ जोक, लेकिन हकीकत में ये सिचुएशन है कनाडा और मेक्सिको की, क्योंकि बहुत स्क्रूइंग होगा अगर बातें नहीं मानेंगे जो ये ट्रम्प वाली टीम ने बोली, राइट। एक बात समझो कि कोई भी कंट्री का प्रोग्रेस उतना हो पाता है जितना उसका नेबरहुड पीसफुल होता है। मतलब आपके आजू बाजू अड़ोस पड़ोस के जो कंट्रीज हैं, वो जितने ज्यादा पीसफुल है उतना ज्यादा आपका ग्रोथ हो पाता है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये क्राइसिस आ रहा है, तो अब ये नेबर्स को बहुत परेशान करने वाले हैं, जो मैंने प्रेडिक्शन दिया ही है। तो अब जो नाटो के एलाइज की भी बात है, जो पैसे लेके इनसे जाते थे, तब वो प्रिंटिंग मशीन चालू था। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे नहीं है पैसे, तो अब तुम निकालो, तुम्हें तुम्हारा डिफेंस करना है, मैं टीम में रहूंगा लेकिन मैं कम कंट्रीब्यूट करने वाला हूं, पहले की तरह नहीं। तो अभी बार्गेनिंग चल रहा है। पर अगर एलाइज ने बहुत जोर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प को, तो वो निकल भी सकते हैं नाटो से। ये हो सकता है अगर बहुत प्रेशर डाला तो। राइट विंग एक्सपर्ट से 3-4 इंडियन फैमिलीज इंडियन फैमिलीज को कौन लेगा डीप स्टेट में? अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी टेलिंग स्किल्स हेल्प्स मी स्लीप फास्ट। कॉमेडी है डीप स्टेट में। उस मतलब बाहर गेट पे भी नहीं खड़ा रखेंगे, अंदर आने की तो बहुत दूर की बात। हाँ, ये है कि उनको मैनेज करके चलेंगे। संजय पोडवाल जी धन्यवाद। विल भारत एफडी रेट स्टे सेम आफ्टर क्राइसिस? थोड़े कम हो सकते हैं, थोड़े। अखिल मनोहर जी धन्यवाद। हाउ स्विट्जरलैंड बिकम अ प्लेस वेयर देर आर नो थ्रेट्स टू ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड? सबका इलीगल पैसा जमा है, तो फिर उसको थ्रेट कौन करेगा? सारे कंट्रीज के सारे इलीगल बिजनेसमैन लीडर्स से लेके जिसका भी इलीगल पैसा है सब वहां पे जमा है, उसको कोई क्यों थ्रेट करेगा? एंड दे मेंटेन न्यूट्रल, ऑब्वियसली न्यूट्रल रहेगा वो, सबके पैसे वहीं जमा है तो फिर
वो कैसे किसी एक का पक्ष ले सकता है, जब सबके पैसे वहाँ पड़े? 108 सनातन जी धन्यवाद। DXY वर्सेस क्रिप्टो प्राइस मूवमेंट रिलेशनशिप। डायरेक्ट इनका अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है। इंडिविजुअल क्रिप्टोस का डॉलर कन्वर्जन अभी अवेलेबल है। रिलेशनशिप कैसा रहेगा? क्रिप्टो ऊपर जाएगा क्योंकि उसमें करा रहे हैं डी डॉलराइज, तो क्रिप्टो ऊपर जाएगा, सादा सी बात है। एस्ट्रोनॉक्स जी धन्यवाद। आई एम आर्टिस्ट एनिमेटर, प्लीज सजेस्ट विच सब्जेक्ट्स विल बूम इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड इट्स फ्यूचर, which place will be more suitable for art business? I am from Thane. देखिए, अगर आप मतलब डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंटल कौन सा बेस है, कस्टमर टारगेट मार्केट कौन सा है आपका, उस प्रकार से ज्योग्राफी डिसाइड हो सकती है। अगर आप स्पेसिफिक एनिमेशन की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा भारत में भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत चीजें अब डिजिटल होने जा रही है। तो ज्योग्राफी वाइज मुंबई या महाराष्ट्र इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओके, बट इवेंचुअली डिपेंड करता है कि आपके स्पेसिफिक क्लाइंट्स, आपका क्या रहा है पोर्टफोलियो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। आई डोंट नो व्हाट दैट इज। कार्तिक जी धन्यवाद। डू यू एक्सपेक्ट हाउसिंग क्राइसिस क्रैश इन टीयर 1 और फियाट करेंसी सिटीज ऑफ भारत? 5%, 5 to 7% मैक्स, उससे ज्यादा तो नहीं लग रहा है। लॉन्ग टर्म देखोगे तो उससे ज्यादा तो नहीं, मतलब मीडियम टर्म देखोगे तो उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, 5 to 7%। हाँ, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में हो सकता है, जैसे बहुत ही पॉश एरिया है तो हो सकता है, और या स्पेसिफिक आउटसोर्सिंग या आईटी सेक्टर या एक्सपोर्ट्स वाले जो हैं, जो वेस्टर्न क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, वैसी सोसाइटी का कॉन्ग्लोमरेशन है, वैसे रीजियंस हैं, तो उसमें थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। रुद्र जी धन्यवाद। व्हेन कैन वी यूज द 10 पैसेज अगेन? 10 पैसेज का तो पता नहीं रुद्र, बट आई थिंक डिजिटल रूपी जब उसमें फुल फ्लेज आ जाएगा तो एटलीस्ट कुछ डिनोमिनेशन तक तो वो जाना चाहिए। 10 पैसे जितना जाएगा आई एम नॉट श्योर, बट 50, मे बी 50 पैसे तक, आई डोंट नो। ओके, 1 रुपी 10 रुपी इतना तो होना ही चाहिए, 1 5 10 इतना तो होना ही चाहिए। लेट्स सी। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। बांग्ला सिचुएशन आफ्टर ट्रम्प्स ओथ प्रेडिक्शन। अगर भारत को टेस्ट करेंगे तो फिर एक्शन हो सकता है। भारत को एक लिमिट के बाहर आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने पेशेंस बना के रखा है अभी तक। और एक जो एमईए से जाके आए हैं अभी, एक तरह से बांग्लादेश को उसको वार्निंग ही समझना चाहिए। लेट्स सी, अगर अकल आती है तो। बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं करना चाहिए भारत को, ठीक। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। इफ डीएस मूविंग बेस टू इंडिया, व्हाई डीस्टेबलाइज इंडिया? नहीं, दे आर नॉट डीस्टेबलाइजिंग इंडिया। ये रजीम चेंज वाला तो ये फेक न्यूज चला रहे हैं ना भाई, इतने टाइम से फेक न्यूज चल रहा है, मैं कब से तो बता रहा हूं कि एरिक गारसेटी आया है, रजीम चेंज कराएगा। नहीं होने वाला। यहाँ पे रजीम चेंज नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि सीट्स उतनी ना आए, वो 300 350 400 वैसी, वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं चाह रहे कि ऑपोजिशन पावर में आ जाए और पूरा स्टेट को बैंकरप्ट कर दे, वो नहीं चाह रहे ऑपोजिशन वाले आए, वो खाली उतना पावर कम करना चाह रहे। तो वो फेक न्यूज है, रजीम चेंज और वो सब। पहले ही मैंने बताया था कि रजीम चेंज है ही नहीं। रेजिम चेंज कराने के उनके जो तरीके हैं ना, अगर उनको करना हो तो हर तरह के तरीके हैं उनके पास। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। डीएस
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जर्मन पॉलिसीज मैंडेटेड इन इंडियन बैंक्स। जर्मन पॉलिसीज कौन सी? थोड़ा एलाबरेट करो। कौन सी पॉलिसीज, कौन सी स्पेसिफिक है कुछ? रुचित फड़के जी धन्यवाद। व्हाट इफ एफआईआई सेल स्लोली एंड इंडियन स्टॉक मार्केट डज नॉट डीप एज पर प्रेडिक्शन, DII percentage more than if FII fell slowly? तो सरकार यही चाह रही है, सरकार चाह रहे हैं कि DII वाले और दो तीन और उन्होंने तैयार किए हैं, आई थिंक SBI, LIC और आई थिंक दो तीन और को लाइसेंस दे रखा है कि जब ये बड़ा आए तो आप बाय कर सकते हो जो भी चाहें। तो प्रिपरेशन है कि जब क्राइसिस आएगी तो आपको कैसे कवर अप करना है उस डैमेज को, वो प्रिपरेशन कर रखी, चाइना ने भी कर रखी। चाइना ने उसको नाम दिया है स्टॉक स्टेबलाइजेशन फंड, ऐसा कुछ नाम दिया है, 3 ट्रिलियन का बनाया उन्होंने शायद। तो सारी सरकारों ने तैयारी कर रखी इस क्राइसिस की। तो यही देखना है कि कितना आता है फिर भी, बिकॉज देखिए स्टॉक मार्केट जो होता है वो सेंटिमेंटल होता है, ये किसी की खुद की कंपनी नहीं है, सबने शेयर ले रखे हैं। तो जैसे ही सेंटिमेंट खराब हुआ फिर सबका खराब हो जाता है, वो निकाल ही लेगा, राइट? तो टेम्पररी तो डिप्स आएगा ही आएगा, ठीक है। बट ये है कि हमें उस पोजीशन, उस अपॉर्चुनिटी मूवमेंट का बेनिफिट लेके परचेज कर लेना है उस टाइम, उसको समझ के कि इससे नीचे तो अब नहीं जाने वाला है। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। योर बांग्लादेश कनाडा लिंक इज रॉन्ग, वी लूज बोथ, US वॉन। इंटेल क्रिप्टो जी, जो ये आप समझे ही नहीं हो, मैंने जो बोला था कि शेख हसीना और ट्रूडो की बात हो रही है, मैंने जो समझाया था, तो ट्रूडो जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच, ट्रूडो जाएगा, ठीक है। तो इवेंचुअली बांग्लादेश भी इसके ऊपर, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार ये बिहेवियर चलाने वाली है? आपको ऐसा लगता है अभी जो बांग्लादेश का है? तो कनाडा पर किसका डोमिनेंस रहने वाला है? US का ही रहने वाला है इवेंचुअली। जैसे हमारा यहाँ रहने वाला है वैसे उनका वहां रहने वाला है। ये जो मैं लॉस की बात कर रहा था वो शेख हसीना और ट्रूडो की थी, ठीक है, उस इवेंट स्पेसिफिक की मैं बात कर रहा हूँ, वो होने ही वाला है, ट्रूडो जाएगा। हेमंत शर्मा जी धन्यवाद। चार्जेस फॉर मेल कंसल्टेशन, हाँ हाँ ओके। तो हाँ, ये मैंने ईमेल डाला नहीं है ना नीचे, एक मिनट। ये रहा, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि जिन्होंने भी प्रोफेशनल कंसल्टिंग चाहिए इन्वेस्टमेंट की, या करियर के डिसीजन लेना है, या कंट्री का डिसीजन लेना है कि रहना है नहीं रहना है, कैसे एग्जिट करना है, 401k का क्या करना है। एक्चुअली मैंने ये स्टार्ट नहीं किया था, NRIs ने मुझे फोर्स किया, आई थिंक 1.5 साल पहले, 1 1.5 साल पहले, ओके, कि हम नहीं आ सकते इंडिया आके आपकी कंसल्टिंग ले, तो आप वर्चुअल शुरू करो। तो उनके कहने पे मैंने ये स्टार्ट किया था, लेकिन आई आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। तो जितना कम हो पा रहा है मैं कम ही लोगों को कर पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम है। तो इसमें ऐसा है कि मैंने मेरी टीम मेंबर को गाइडेंस दे रखा है कि पहले बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो कलेक्ट कर लो, और फिर उस हिसाब से मैंने उनको सजेस्टिव ये दिए हैं स्लैब्स कि ऐसा है तो इतना चार्ज करना है, ऐसा है तो इतना चार्ज करना, जस्ट फॉर गाइडेंस बेसिस, ठीक है। तो अगर आप डेटा भेज दोगे तो वो आपको बता देंगे व्हाट इज द कंसल्टिंग दिस, है ना। लेट्स सी। रुचित जी धन्यवाद। हाउ डू यू नो परसेंटेज ऑफ डॉलर इन इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स? डॉलर इज ऑलमोस्ट 568 बिलियन फॉरेन करेंसी एसेट। रुचित जी, ये RBI के कुछ रिपोर्ट्स में से निकलेगा कि कितने फॉरेन एक्सचेंज के, वो डेट वाइज क्वार्टर वाइज होगा उसका डेटा। तो लास्ट वाला तो मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन डेट वाइज आपको मिल जाएगा कि क्या ब्रेकअप है क्वार्टर एंड।
जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर 24 का निकलेगा डेटा। वो आपको आई थिंक जैन फ़ेब के आसपास वो डेटा पता लग जाएगा क्वार्टर एंड का। तो वो आरबीआई के पोर्टल से पता लग पाएगा। हुँ, वेंकटेश जी धन्यवाद। शुड आई टेक लोन टू बाय अ 3 बीएचके इन बेंगलुरु? आई वर्क इन आईटी एंड अर्न वेल। अम, वेंकटेश जी आप 2028 तक रुक जाओ, फिर डिसीजंस लेना जो भी लेने हैं, ठीक है? जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। हेमंत जी धन्यवाद। मास ले-ऑफ बिफोर लास्ट क्वार्टर 25 और आफ्टर? उम, बिफोर और आफ्टर? ले-ऑफ्स तो मतलब कौन से स्पेसिफिक सेक्टर का पूछ रहे हो? तो वेस्ट में आईटी और बैंकिंग के दोनों के और मीडिया के भी बोल रहे हैं अब तो इलॉन मस्क। इन सब के ले-ऑफ्स शुरू हो जाएँगे मिड 2025 से तो, ठीक है? वेस्ट तो पूरा ही इसीलिए वो स्टोरी शुरू कर दी ना डीप स्टेट ने। सारी हेडलाइंस देख लो, सब में बोला जा रहा है फ्यूचर ऑफ वर्क इज ओनली 3.5 days अ वीक, 4.5 ये ले ऑफ की तैयारी हो रही है। ये जो हेडलाइंस आ रही है ना, वो 3.5 days वीक देने नहीं वाले, वो ले ऑफ की तैयारी कर रहे हैं, नरेटिव सेट कर रहे हैं। आपको लगता है 3.5 days काम करा के आपको फुल सैलरी देंगे? तो जहाँ-जहाँ आप ये हेडलाइन पढ़ रहे हो ना मीडिया में, बेसिकली वो आपको बता रहे हैं कि ले ऑफ की तैयारी है, ठीक है? फ्यूचर ऑफ वर्क 3.5 days अ वीक, 4.5 days अ वीक, बाकी सब रोबोट कर लेगा। होने वाला है ऐसा, लेकिन उसको अभी बहुत देर है। ये अभी ले ऑफ कराने की तैयारी चल रही है, ठीक है? वेस्ट तो पूरा गॉन केस है, मतलब वो तो एक ही कॉल में 10-15 हज़ार को बुला के सीधा ले ऑफ, कोई डिस्कशन नहीं। शिरीष झुनझुनवाला जी धन्यवाद। व्हाई प्रोटेस्टेंटिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड? देखिए शिरीष जी, प्रोटेस्टेंटिज्म ये इसलिए आया था क्योंकि बहुत सारा साइंस से विरुद्ध कमांडमेंट्स और वो रिलीजियस थियोरी चल रहा था। तो जैसे-जैसे नया साइंस पता चलता है, तो फिर क्रिश्चियंस को क्या बोलेंगे कि बुक में सब गड़बड़ है, अभी तक जो हम समझ रहे थे वो सब रॉन्ग कैसे हो सकता है अगर गॉड ने बोला है तो? तो एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है उसका कि ये साइंस से उल्टा क्यों हम पढ़ रहे हैं रिलीजियस बुक्स में। तो इसीलिए फिर प्रोटेस्टेंटिज्म आया। ये बताने के लिए कि देखो अ, हम इम्प्रोवाइज़ हो चुके हैं, काइंड ऑफ, इसीलिए वो आया। जस्टिफाई क्या करेंगे? अगर अगर कोई बोल रहा है कि अ, पृथ्वी जो है वो स्क्वायर है और फिर पता चल रहा है कि नहीं राउंड है, तो अब ये तो नहीं बोल पाओगे कि अब गॉड ने स्क्वायर बोला था तो अब क्या करें? तो फिर उसके लिए फिर प्रोटेस्टेंटिज्म बना दिया कि जैसा-जैसा नया-नया मिलता जाता है, तो उसको उसमें डालते जाओ कि इसके ये दूसरा सेक्शन है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। आपको पता ही है बहुत सारे जो विचारक थे उनको मारा गया, जिन्होंने भी रियल साइंस खोजने की कोशिश की, उन सबको पॉइज़न दिया गया, मारा गया, जलाया गया, काटा गया। ये सब चला यूरोप में, जब वो कन्वर्जन करा रहे थे ज़बरदस्ती का। जैसे-जैसे साइंस का लॉजिक उल्टा मिलता है, जो ये लोग पढ़ा रहे थे फादर्स, हैं? वैसे घर पे किसी फादर की सुनते नहीं हो, दूसरा फादर आ जाता है इनके। तो ये जहाँ-जहाँ पे इन्होंने ये गड़बड़ी करी, वहाँ-वहाँ पे जैसे-जैसे रियल साइंस पकड़ा जाता है कि नहीं ये तो लॉजिकल क्लियर दिख रहा है, ऐसा है। तो उसके लिए फिर नया ब्रांच उन्होंने ओपन किया प्रोटेस्टेंटिज़्म वाला। प्रवीण जी धन्यवाद। साइकत बिस्वास जी धन्यवाद। इफ कट्टर हिंदू 4% देन फ्यूचर ऑफ हिंदूज इन इंडिया? देखिए सारे हिंदूज ही हैं, होम कमिंग के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है? कुछ कुछ पॉकेट्स में क्लैशेस हो सकते हैं, होंगे। हेमंत शर्मा जी धन्यवाद। हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनआरआई रिटर्न एंड बाय व्हेन रिटर्न स्टार्ट?
देखिए हेमंत जी, ये डिपेंड, देखिए ओल्ड एज वाले तो आ जाएंगे, ओल्ड एज वाले पक्का आ जाएंगे, क्योंकि इनको ओल्ड एज वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वेस्ट वेस्ट का फिलोसॉफी ही कंजम्पशन वाला है, तो उनको इन्फेंट छोटे बच्चों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और बूढ़ों में तो बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सारी पॉलिसीज ऐसी ही निकल के आएंगी जो ना छोटे बच्चों के लिए अच्छी है ना बूढ़ों के लिए अच्छी है। तो बूढ़े निकल लेंगे सबसे पहले। दूसरा, वर्किंग एज वाले जो हैं वो जब तक ले ऑफ नहीं हो जाते तब तक तो वहां रहेंगे। और ये भी है कि कॉलोनाइज इतना हो चुका है माइंड के, अब कोई थप्पड़ मार रहा है तो भी बोलते हैं नहीं नहीं, ही इज कडलिंग मी। ये भी दिक्कत है। तो जब तक कोई पर्सनली फिजिकल अटैक या रेसिज्म का शिकार नहीं हो जाता तब तक कोई एनआरआई बिलीव करने को तैयार नहीं है कि इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है। आप सोच के देखो कि प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की टीम रोज लिख रहे हैं कि हम बैंकरप्ट है, हम बैंकरप्ट है, हम बैंकरप्ट है, फिर भी कोई नहीं मान रहा। लुक एट द शॉकिंग थिंग कि आज तक किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट या उसकी कोर टीम ने ऐसा बोला नहीं है कि वी आर बैंकरप्ट। ये लोग बेचारे रोज बोल रहे हैं, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं, कोई सिटीजन मानने को ही तैयार नहीं कि अमेरिका का ये हाल हो सकता है। सो अब डिल्यूजन इतना ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है मीडिया टूल किट्स ने, तो क्या कर सकते हैं। प्रवीण जी धन्यवाद। रेखा जी, सर माय डॉटर इज इन 12th बायो ब्रांच, which branch is best for her if she has choice between homeopath and ayurved? आयुर्वेद, ये दोनों में से सिलेक्ट करना है तो आयुर्वेद। प्रवीण जी धन्यवाद। इफ इन्वेस्टेड इन यूएस ट्रेजरी, व्हेन टू कंप्लीटली पुल आउट ऑफ यूएस ट्रेजरी विदाउट एनी रिस्क? आप वॉरेन बफेट पे ध्यान रखो, जब वो कुछ न्यूज में यूएस ट्रेजरी के खिलाफ बोलना शुरू करें तो आप एग्जिट कर सकते हो। हम्म, ठीक है। पार्था जी धन्यवाद। पोलैंड set to negotiate peace between Ukraine Russia before winter ends. With 25th December nearing, this year's deep seems postponed 2x deep in 2025. Well, don't be too sure पार्था जी। uh, अगर डिप पोस्टपोन भी करेंगे तब भी छोटा एक डीप तो आएगा इस महीने में, आप कुछ भी करो, बिकॉज बिना डीप के ये खाली नहीं जा सकता ये मंथ। दे विल डू समथिंग। ठीक है। ऋषिता जी धन्यवाद। कीप एनलाइटनिंग अस, स्पेशली द बस्टिंग ऑफ फेक न्यूज। जी धन्यवाद। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जितने सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ाना है चैनल का, ये आप लोगों के ऊपर है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल है, उसको भी फॉलो कर सकते हो आप। शेखर जी धन्यवाद। हिंदू बर्थ परसेंटेज increase impossible due to feminism and laws? तो लॉस तो जेंडर न्यूट्रल की डायरेक्शन में चर्चा तो शुरू हो चुकी है और वो होने वाला है। वो मैंने बता ही दिया है कि वो होने ही वाला है। ठीक है, पहले ही बता दिया है मैंने, ये टर्म शुरू होने से पहले बता दिया था मैंने कि ये जेंडर न्यूट्रल लॉस की ओर जाएगा। ठीक है। जहां तक आपका क्वेश्चन फेमिनिज्म का है, तो देखिए जो टॉक्सिक फेमिनिज्म होता है, जो कुछ ओवर जनरेशनल इम्पैक्ट की वजह से आया हो, बैड एक्सपीरियंस की वजह से, उसका अलग है। लेकिन जो जनरल फेमिनिज्म जो नेगेटिव प्ले आउट होता है, उसमें मैं मानता हूं जिम्मेदारी ज्यादा पुरुषों की है। क्यों? क्योंकि मोस्टली वुमेन उतना ही खराब बिहेव करती है जितना कम लीडरशिप हस्बैंड दे पाता है। तो अगर हस्बैंड अच्छी लीडरशिप दे पाता है एज अ पार्टनर, तो फेमिनिज्म उतना टॉक्सिक नहीं हो पाता। मैं जनरल केसेस की बात कर रहा हूँ, टॉक्सिक फेमिनिज्म वाले जो एक्स्ट्रा गॉन केसेस, रेडिकल्स जो हैं, उनकी नहीं बात कर रहा। तो बहुत ज्यादा
मेन की लीडरशिप के ऊपर है कि वुमन कैसे बिहेव करेंगी। ठीक है। तरुण भारद्वाज जी धन्यवाद। CDN house sold in January. How long should I wait for better exchange rate to bring money here? मैक्सिमम 90 तक जा सकता है जब क्राइसिस पीक पे होगा। पर कितना विंडो मिलेगा वो आपको उसी विंडो में फिर सारा करना पड़ेगा। क्या पता तब तक अगर एग्जिट टैक्स आ गया तो वी डोंट नो। अगर आप अमाउंट ट्रांसफर करोगे उस पर से 15, 20, 30% कुछ एग्जिट टैक्स आ गया तब तक तो बातें चल रही है ट्विटर पे ऑलरेडी बड़े हैंडल्स की। ठीक है। महादेव जी धन्यवाद। कैन इज पॉसिबल यूएस स्टॉक कन्वर्ट टू क्रिप्टो? स्टॉक कन्वर्जन टू क्रिप्टो ये तो नहीं सुना मैंने अभी तक। इस पर कुछ स्पीच में या कहीं पे कुछ आया हो। हम्म, ठीक है। केशव जी धन्यवाद। एक्शन ऑन कॉलेजियम सिस्टम कब आएगा जुडिशियरी का? इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। बॉडी बिल्डिंग जी धन्यवाद। व्हाई डोंट वी डिक्लेयर जॉर्ज सोरोज अ ग्लोबल और फाइनेंशियल टेररिस्ट व्हेन वी क्लियरली नो व्हाट ही इज डूइंग? आपको क्या लगता है ये डिक्लेयर करने के बाद आउटकम क्या है? इससे आउटकम क्या मिलेगा? आउटकम समझाओ तो मैं हाँ या ना करूं। आउटकम बता दो। लवदीप सिंह जी धन्यवाद। सर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कनाडा जॉब मार्केट एंड डॉलर? इट्स इकोनॉमी इज गॉन। कैनेडियन इकोनॉमी इज डिस्ट्रॉयड। और जो कुछ रिसोर्सेज बचा है वो भी लूट लेंगे ये लोग यूएस वाले। नेहा जी धन्यवाद। व्हाट मेक्स एवरीवन पार्क देयर मनी इन स्विट्जरलैंड ओनली? माना गया है कि भाई वो डेटा शेयर नहीं करते किसी कंट्रीज के साथ कि किसका कितना रखा है कहाँ पे। हाउ इज इट जियोपॉलिटिकली वायबल? इट इज वायबल ओनली बिकॉज ऑफ दैट। जो प्राइवेसी मेंटेन करके रखी उन्होंने। वेल विल वी नो डीएस इज ऑपरेटिंग फॉर यूएस। तो उसी के टूल किट का एक भाग है ना स्विट्जरलैंड का बैंकिंग सिस्टम। डीप स्टेट के टूल किट का भाग है वो। अशोक कुमार जी धन्यवाद। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल शुगर सेट बाय द वेस्ट? आई डोंट थिंक वो सही वो स्टैंडर्ड्स ऐसे हो सकते हैं कि सारे रीजन के ह्यूमन बींग्स को सेम स्टैंडर्ड में मेजर किया जाए। मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल चीज है। ठीक है। तो इट्स अ डिजाइन बाय डिजाइन ऐसा बनाया गया है। ठीक है। सारे रीजन का सेम हो ही नहीं सकता। सब क्लाइमेट के सारे ह्यूमन बींग्स को वही स्टैंडर्ड में बिठा दिया गया ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरात के लोग कुछ अलग खा रहे हैं खाने की स्टाइल है रहने की स्टाइल है। राजस्थान के अलग है। महाराष्ट्र के अलग है। साउथ का तो पूरा फूड का स्टाइल अलग है। किसी का एक मेजरमेंट में आप कैसे बता सकते हो कि सबका सेम मेजरमेंट लगेगा? गड़बड़ है। इज अ स्टैंडर्ड नहीं स्टैंडर्डाइजेशन हो ही नहीं सकता। मैं वही तो बता रहा हूँ। नाबा ज्योति जी धन्यवाद। मिसबिहेवियर हैपेंड against men too historically. The strong go against the weak does not mean to go against poor people from the other gender. हाँ मिसबिहेवियर का पूरा पूरा कंट्रीज ही तो सब मैन ने ही बनाया है मर मर के बेचारे ने। कौन सी वुमन वॉर पे गई थी? मेजोरिटी तो मैन ही मरते हैं ना बॉर्डर पे। या कोई भी नया एक्सपेरिमेंट होता है तो कौन मरता है? मैन ही मरता है। तो मैन को तो हमेशा से डिस्पोजेबल कमोडिटी के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। उसका लाइफ का रोल ही ऐसा डिजाइन कर दिया गया कि उसने रिस्क ही लेने हैं और ये होना है उसके साथ। तो दैट इज ट्रू। भावेश पटेल जी धन्यवाद। इज इट इज गुड बैलेंस एडवांटेज एंड मल्टी एसेट फंड इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म? मल्टी एसेट फंड इन शॉर्ट टर्म ये भावेश जी ये मैटर नहीं करता कि किस प्रकार का है फंड। मैटर ये करता है कि सेक्टर्स वही है जो मैं बता रहा हूं।
RX जी धन्यवाद. As a 29-year-old guy, after seeing the two cases, I'm scared to what do you suggest I do in the current climate? देखिए RX जी, ये तो अब रिस्की हो ही चुका है. आई नो इट्स अ रिस्की अफेयर, मैरिज वाला. मिलेनियल जी धन्यवाद. पार्टीशन ऑफ यूके इन हाउ मेनी नेशंस एंड व्हाई? देखिए मैं इतना बता सकता हूँ RX जी के फैमिली मेंबर्स को चेक करें बिफोर सिलेक्टिंग द पर्सन. और पर्टिकुलरली अगर आप गर्ल सिलेक्ट कर रहे हो तो फिर आपने लिखा है 29-year-old गाय. सो अगर आप लड़की सिलेक्ट करने जा रहे हो तो आपको ये देखना है कि हाउ द मदर इज बिहेविंग विथ हर फादर. थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. फैमिली का इंटरनल डायनेमिक्स कैसा है ये स्टडी करना पड़ेगा. तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको फिर उससे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाला है जितना हर मदर इज रिस्पेक्टिंग हर फादर. तो वो डायनेमिक्स स्टडी करना पड़ेगा बिकॉज मदर फादर का रोल जो देखते हुए बड़े बच्चे बड़े होते हैं उसी को मैन और वुमन का रोल मान लेते हैं, इंटरनलाइज कर लेते हैं साइकोलॉजिकली. तो इसीलिए फैमिली चेक करके ही बढ़ना चाहिए आगे. ठीक है. पंकज जी धन्यवाद. स्ट्रॉन्गर आईएनआर और वीकर आईएनआर, व्हाट अट्रैक्ट्स एफआईआईस? व्हाट अट्रैक्ट्स एफआईआईस? सिर्फ ये दो फैक्टर पे नहीं डिसाइड होता पंकज जी. ओके. स्ट्रॉन्गर वाला ज्यादा प्रेफर किया जाता है लेकिन सिर्फ ये फैक्टर्स नहीं होते ये डिसीजन के लिए. ठीक है. इफ यूएस सोल्ड हिज ऑयल रिजर्व विल सेव देयर इकोनॉमी? नहीं, चीपर एनर्जी मिलेगी जिससे मैन्युफैक्चरिंग और सब स्टार्ट कर सकते हैं जो अभी तक वो नहीं कर रहे थे. साइबर सयन जी धन्यवाद. सर स्मॉल टिप, व्हेन यू प्ले ट्विटर वीडियो ऑन स्ट्रीम एट द सेम टाइम व्हाइल टॉकिंग योर वॉइस ब्रेक्स. ओ ठीक है. थैंक यू फॉर टेलिंग मी. वैसे वो वीडियो आपने वहीं पे सुनना है, इधर सुनाई नहीं देगा. जय श्री राम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जैन एंड अ हिंदू? डिफरेंस? जैनिज्म थियोरीज अलग अलग बहुत ही अलग है. इनफैक्ट फूड और लाइफस्टाइल की हर तरह से डिफरेंट है. एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो या सनातन वो ज्यादा वर्ल्डली लाइफ के रेलेवेंट है और जैनिज्म ज्यादा ज्यादा सोल को लिबरेट कैसे करना है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है, उस डायरेक्शन में ज्यादा है. कंपेरेटिवली बता रहा हूं. ठीक है. देश प्रदेश जी धन्यवाद. आई एम अ recent CS IT graduate. Should I pursue career in IT in Mumbai? Please advise. परस्यू करने में कोई गलत बात नहीं है लेकिन रोल्स आपको थोड़े सेंसिटाइज करने पड़ेंगे कि क्या ऐसा रोल मिल रहा है जहां पे कुछ आप रियल रिसर्च, रियल प्रोडक्ट और नॉन वेस्टर्न क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो, ऐसा कुछ सीखने को मिल रहा है. ये आप थोड़ा चेक करें. हेमंत शर्मा जी, एनी एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट फॉर एग्जिट टैक्स? नो क्लू. वो तो डॉजी वाली टीम बताएगी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वो बताएंगे. उल्हास जी प्लीज कवर यूएई रिजेक्शन ऑफ वीजा. हाँ, ये अभी रिसेंट हुआ है. दो तीन चीजें यहाँ पे चल रही है जो हमें समझनी है कि बहुत सारा एक रेडिकल वर्ग मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करके जॉइंटली चल रहा है. ठीक है. और उसमें से एक पोर्शन जो जिस पर सस्पेक्ट है ड्रग्स की डीलिंग्स के ऊपर, आपको आप देख ही रहे होंगे न्यूज में हर जगह से ड्रग्स पकड़ा जा रहा है. तो सऊदी यूएई उसी गल्फ रीजन में से राउट होके आ रहा है. ठीक है. तो
हो सकता है टेम्पररी, वो सभी जितने भी ट्रैवल कर रहे हैं उन सबको थोड़ा कर्व करने चाह रहे हो टेम्पररी, बट आई थिंक ये टेम्पररी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। ठीक है। और दूसरे ऐसे भी कुछ हैं जो गलत डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो वो भी वो नहीं चाहते हैं। ठीक है। उल्लास जी धन्यवाद। हम्म, किशोर जी धन्यवाद। व्हाट हैपेंस व्हेन इन्फ्लक्स ऑफ डॉलर मनी स्टॉप्स कमिंग इनटू ऑलरेडी इन्फ्लेटेड रियल एस्टेट मार्केट? When layoffs happen, also repercussion on our stock market. किशोर जी ये सब टेम्पररी है। पहले तो हमारा स्टॉक मार्केट 6-7% ही है इकोनॉमी का, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमें। जहां तक मनी फ्लो की बात है, तो रेमिटेंस, देखिए कॉमन सेंस की बात है, रेमिटेंस पीनट्स है, पूरी करेंसी एप्रिसिएट होना वो ज्यादा वेल्थ है। विच वन इज बेटर? छोटा बच्चा भी बता देगा विच वन इज बेटर। खाली रेमिटेंस चाहिए, वो भी सामने वाले का मूड होगा तब वो देगा, तब वो एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट देगा और आपको रेवेन्यू होगा, वो करना है कि पूरा का पूरा रूपी ही अप्रिसिएट करके ज्यादा वेल्थ लेना है? विच वन इज बेटर? ठीक है। हम्म, ये हो गया है आई थिंक। कितने क्वेश्चंस हैं? Ulas ji, I checked on Perplexity. It says US second largest manufacturer in world. Is this true? Manufacturing of what? uh ये जो डेटा है, ये डेटा इंक्लूड कर रहा है जो चाइनीज प्रोडक्ट्स का रीराउटिंग हो रहा है, दैट इंक्लूड्स इट। यूएस इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग इट। Where CN we get, where can we get authentic information other than you, of course? um आप अमेरिकन स्टैटिस्टा करके डेट पोर्टल है, उस पर चेक कर सकते हो। देखिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहा है, लेकिन वो जो चाइनीज या एशियन लेवल प्राइस पॉइंट की बात चल रही है, और वो डेली यूजेज प्रोडक्ट्स और कैपिटल गुड्स अलग होता है। ठीक है। बेल्ट, डाई, फेशियल, पाउडर, क्लोथिंग, ओके, शूज, कोम्ब, इन सब प्रोडक्ट्स की बात हो रही है जो रेगुलर चाहिए होते हैं, और फूड प्रोडक्ट्स, ये सब बाहर से आ रहा है, कैपिटल गुड्स की नहीं बात हो रही है। ठीक है, कैपिटल गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, बट आपको चेक करना है, करंट अकाउंट चेक करना है। अगर यूएस का चेक करना है, आप करंट अकाउंट चेक करो। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, 50 साल का डेटा निकाल लो। खाली वो बिल क्लिंटन का 4 साल का, कुछ 3 या 4 साल का था जिसमें सरप्लस है, बाकी पूरा डेफिसिट में चल रहा है। ठीक है। श्रेय पटेल जी धन्यवाद। डिक्रीज इन वेस्टर्न लाइफस्टाइल मींस दे विल स्टार्ट बिकमिंग लेस हेल्दी। नो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स डिफाइनिंग डिक्लाइन इन इम्पोर्टेंस ऑफ, हाँ ये व्हाइट मैन का इंपॉर्टेंस जाएगा, लाइफस्टाइल कम होगा। ठीक है, वो तो है ही। बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि सिविक सर्विसेज के लिए भी अमाउंट नहीं होगी, तो गंदगी भी फैलेगी, बहुत कुछ होगा। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम होने वाला है। सचिन जी धन्यवाद। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स इन ब्रिक्स। देखिए ये सारे जो नेशंस हैं, स्पेशली ब्रिक्स प्लस में जो नए भी ज्वाइन किए, ये सारे ऑलरेडी डिवास्टेटेड है बिकॉज ऑफ डॉलराइजेशन पीरियड। उनकी इकोनॉमीज ऑलरेडी खराब हो रखी है, तो काफी सारे इकोनॉमिकली वीक हो चुके हैं, पॉलिटिकली वीक हो चुके हैं, ऐसा सब है। तो अभी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है सिवाय इसके कि उनके पास रियल प्रोडक्टिविटी है उसकी, लेकिन वो रियल प्रोडक्टिविटी की वैल्यूएशन भी सही नहीं हो रही है, वो जो कराना चाह रहे हैं एक्चुअली, वो ब्रिक्स प्लस का रोल है। ठीक है सर, आई हैव मॉर्गेज लोन इन टियर 1 फ्लैट फ्रॉम फार्मलैंड विलेज ड्यू टू लो इंटरेस्ट प्राइस, व्हाट विल बी द इफेक्ट? ये आप ईमेल पे भेज दीजिए ये क्वेश्चन। ठीक। और कितने क्वेश्चंस हैं?
Sir, your economics makes a lot of sense for a fixed game size world, but with tech breakthroughs, game size will increase. देखिए जैसे अभी वो गूगल का लेके आए हैं, क्या नाम दिया है, चिप का कुछ नाम दिया है, विलो, ऐसा कुछ नाम दिया है, जो भी है। तो वो बोल रहे हैं कि अब वो पुराना बिटकॉइन और क्रिप्टो वाले को भी अब प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो गूगल ने नया चिप जो बनाया। सो देखिए ऐसे लाइफ चेंजिंग इनोवेशंस तो वो इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है ही टेक के अंदर। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है प्रोडक्टिविटी का सबसे ज्यादा, कि फैमिलीज बर्बाद करके रखी उन्होंने। ओके, और क्लासरूम मॉडल पूरा रैप अप करने का है, स्किल्स बेस्ड चेंज करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट इजी। ठीक है, जितना इजी आपको लग रहा है उतना इजी नहीं है उनको सेटअप करने में, क्योंकि 500 साल में उनको पता ही नहीं है कि 8-9% पे कैसे वर्क करना है, इंटरेस्ट रेट पे बिजनेस कैसे चलाना है, पता ही नहीं उनको। प्रकाश जी धन्यवाद। आई एक्यूमुलेटेड गोल्ड सिल्वर इन 2024 विथ ब्रिक्स सेटिंग प्राइसेस, विल दे गो डाउन और रिमेन सेम? अगर ब्रिक्स के कंट्रीज प्राइस सेटिंग करेंगे और यूएस और यूके दोनों अपना रोल हटा लेंगे तो ऊपर जाएगा। वो कंडीशन है कि वो अपना रोल हटा दे। देश प्रदेश जी धन्यवाद। Melugan ji, three fears of deep state that they can't control. That they can't control. What deep state cannot control? Um, they cannot control Asian powers. They can they can only give inputs, especially China, Russia and भारत। ये तीनों में वो खाली इनपुट्स दे सकते हैं और या सजेशन दे सकते हैं, कंट्रोल उनका नहीं है। ठीक। अम, और दो चीजें जो उनके कंट्रोल में नहीं है, आई थिंक उनके सिटीजन्स उनके कंट्रोल में नहीं है। वेस्टर्न सिटीजन्स, वेस्टर्न सिटीजन्स अगर रिएक्ट करने पे आ गए तो पॉलिटिकली केओस हो सकता है उन्हीं की कंट्रीज में। वो उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा राइट्स दे रखी उन्होंने, जो अब एक्सप्लॉइट हो सकती है जब क्राइसिस आएगा, तो केओस बढ़ सकता है। तीसरा उनके कंट्रोल में जो नहीं है वो है हमारा गोल्ड। एशियन कंट्रीज के पास जो फिजिकल गोल्ड है सिटीजन्स के पास, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। मेलगन जी, respected Dr. Ankit ji, why couldn't a dharmic deep state in ancient Bharat unite kingdoms to fight invaders and colonizers? आचार्य चाणक्य जी ने ट्राई किया था उनके रजीम के टाइम, उस एरा में। बाकी जो है वो समझ नहीं पाए कि एक बात समझो, जब डिफेंस जो है आपका वो सेंटर से हटके एक एक जनपद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो अपना डिफेंस खुद देखना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिक कंपटीशन आजू बाजू वाले से शुरू होगा, क्योंकि एक जनपद का डिफेंस बाजू वाले जनपद के साथ क्लैश करवाएगा, बॉर्डर बढ़ाने के लिए, अपना खुद का डिफेंस बजट जस्टिफाई करने के लिए वो क्लैश होगा। तो वो क्लैशेस का फायदा इन्होंने उठाया, जो बाहर से आए इन्वेडर्स, जो एक जनपद दूसरे जनपद के साथ फाइटिंग कर रहा था, उसका फायदा इन्होंने उठाया। ठीक है। क्राइसिस के टाइम एग्रीकल्चर लैंड प्राइसेस भी गिरेंगे? नहीं, नहीं गिरेंगे गगन जी। ये बात अलग है अगर कुछ फार्मर्स को ना पता हो और वो सस्ते में बेच दे, वो अलग बात है। सांझ जी धन्यवाद। व्हाट बिजनेस टू स्टार्ट, व्हाट टू इन्वेस्ट इन? मैंने सेक्टर्स बताए ही हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और स्पेस। नमन जी धन्यवाद। व्हाट, वांट टू नो योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? ईमेल करो रीजन पहले। साइकात जी धन्यवाद। ये हो चुका है फेमिनिज्म लॉज वाला।
और कितने क्वेश्चंस है, बाप रे। दिस वन वी हैव कवर्ड। हम्म स्वर्णेंदु जी धन्यवाद। व्हाट अबाउट सीरिया एक्सट्रीमिस्ट, उनका एक उपयोग होगा इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ज्ञानेश जी धन्यवाद। यू मेंशन दैट गोल्ड विल फॉल, व्हेन, व्हाई, बाय। नहीं, थोड़ा सा माइनर, ज्यादा नहीं। ओके, वो जब डॉलर पीक होगा तब। चिंतन जी धन्यवाद। आईटी एंड बैंकिंग सेक्टर ले ऑफ्स इन इंडिया, लोअरिंग ऑफ, इंडिया में नहीं बोला मैंने, वेस्ट का बोला है। लोअरिंग ऑफ सैलरी लेवल्स लीड बिगर क्रैश इन रियल एस्टेट ऑफ पुणे, लो डिमांड ऑफ फ्लैट्स। पुणे में ले ऑफ्स की वजह से अगर कुछ करेक्शन आ सकता है रियल एस्टेट में, 5 to 7% की रेंज में, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए। ठीक है। श्री जी धन्यवाद। 2 digit रिटर्न आफ्टर 2035 इन स्टॉक मार्केट नॉट पॉसिबल। आफ्टर 2035 देखेंगे। 2035 तक तो स्टॉक मार्केट कब का चेंज हो चुका होगा, जिस प्रकार से ऑपरेट कर रहा होगा। राहुल जी धन्यवाद। प्लीज टॉक अबाउट अतुल सुभाष केस। मैंने बताया ना, इस पर डिस्कशन तो किया, ऑलरेडी किया मैंने। स्पेसिफिक केस में जाके क्या करना है, सेम स्टोरी है सभी की। जो जो भी एक फेक केसेस वाले हैं, सबकी वही स्टोरी है कि सारे फैमिली मेंबर्स को हरेस किया जा रहा है विद फेक केसेस। ठीक है, इसमें इतना समझ लो, अगर कोई जैसे इस प्रकार की जो विमेन होती है जो फेक केसेस करती है, उसको कुछ फायदा नहीं होना सिवाय के एक साइकोलॉजिकल जो बीमारी, मेंटल हेल्थ इशू है, बस। फायदा तो उसको भी कुछ नहीं होना है ये सब करके। ठीक है, पैसे से क्या ही कर लेगा कोई, राइट। ये कोई मनी मिंटिंग ये तो नहीं है ना, सब सारे ऐसे केसेस नहीं होते। क्या बेनिफिट है ये सब करके, कोई जीरो बेनिफिट। बस सामने वाले को परेशान करो, बस, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पंकज जी, व्हाई डिपॉजिट्स इन बैंक्स इन इंडिया आर डिक्रीजिंग, हैज इट एनी रिलेशन विद एफडीआईज गेटिंग इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ इंडिया? नो, नहीं। टीयर वन में थोड़ा कंजम्पशन वाला लाइफस्टाइल है ही हमारा, तो स्पेंड हो जाता होगा अमाउंट। हर्ष जी, रेजिडेंशियल फ्लैट टू बाई ईयर फॉर मैक्स रिटर्न इन 2040, अहमदाबाद। हम्म, अम, देखिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है लोकेशन और वो सब उसका, और बिल्डिंग कितनी पुरानी है, ये सब डिपेंड करता है। ओवरऑल अहमदाबाद रियल एस्टेट विल पिक अप मीडियम टर्म। ठीक है। ओके, श्रीकांत जी धन्यवाद। एनी रिस्क इन कीपिंग 60% सेविंग्स इन टारगेट मैच्योरिटी एंड लॉन्ग टर्म डेट फंड्स? लॉन्ग टर्म डेट फंड्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एनी बेटर ऑल्टरनेटिव? बेटर तो देखिए, आपकी रिस्क एपिटाइट पे डिसाइड हो सकता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो उस प्रकार के एसेट्स भी हैं जिसमें शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, डिपेंड्स। ठीक है। शीरीष झुंझुनवाला जी, व्हाई क्रिश्चियनिटी एंड नॉट जुडाइज्म और ग्रीक गॉड्स? किस चीज के लिए? ग्रीक गॉड्स तो ऑलमोस्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम पेगन कल्चर, जो हैज कनेक्शन विथ द सनातन प्रिंसिपल्स। व्हाई क्रिश्चियनिटी एंड नॉट जुडाइज्म, ये किस लिए पूछ रहे हो, मतलब पूरा एलाबरेट करो क्वेश्चन तो समझ आए। रोहिणी व्यास जी धन्यवाद। इस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बिजनेस गुड फॉर फ्यूचर? इट इज गुड, लेकिन गल्फ और रशिया को टारगेट करके रखना है। तरुण जी धन्यवाद। हाउस सोल्ड इन जैन, ये हो चुका है, आई थिंक वी कवर्ड दिस। ओके, आई थिंक वी कवर्ड most questions.
लेट मी चेक, कोई रह गया है क्या? आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। जय हिंद, जय जिनेंद्र।